हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर में। मैं आज आपको 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो टॉपिक इस प्रकार आपको दिख भी रहे होंगे, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस लिया है। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एक ही वीडियो में हम 4 टॉपिक्स के ज़रूरी सवाल करने वाले हैं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखना और ये सारी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं उनका कंपाइलेशन है, आपको बहुत मदद करेगा, पेपर में भी बहुत मदद करेगा। और पूरा आप जब कभी कोर्स पढ़ना चाहते हैं या पूरा बेसिक से सीखना चाहते हैं, जो कि हर बार एक बच्चे की ज़रूरत होती है बेसिक से सीखना, तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर। वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। अभी हम छात्रों के लिए ऑफ़र भी चला रखा है, तो आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है ग्रुप डी के लिए, अगर कोई क्रैश कोर्स आप लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और पूरा फाउंडेशन जो अगर पढ़ना चाहते हो नया वाला, तो ये नया वाला फाउंडेशन है मैथ प्राइम बैच। ये आपको लेना है। इसमें फाउंडेशन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सब होगा इसके अंदर, ठीक है? तो अच्छे से तैयारी आप कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट के लिए कंबाइंड बैच भी आप ले सकते हो, वो एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। तो चलें अब शुरू करते हैं सेशन को। वीडियो को ढेर सारा प्यार, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा के सवालों पर। अलजेब्रा के सवाल देखो, ये वाला सवाल आपको जानना होगा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला सवाल भी आपके पेपर में आ जा रहा है। फॉर्मूले पर ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि सवाल का डेटा चेंज हो सकता है, फॉर्मूले चेंज नहीं हो सकते। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2ab 2bc और 2ca। अब बस मैं ये चाहता हूं कि ऐसे सवाल, अब मैंने आपको लिखवा दिया, आप खुद आंसर चूज करके बताएं, जिससे कि एक बार फॉर्मूला भी रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का और आप खुद समझ पाएंगे कि क्या होता है। 81, 16 और 25, 81, 16, 25, 36 दूनी 72, 20 दूनी 40 और 45 दूनी 90, 72, 40, 90 सी आंसर आएगा। 72, 40, 90 सी आंसर आएगा। तो आप लोगों को इस तरह से सवाल बनाना है, खुद बना के देखिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। अब ये सवाल देखिए, मैं तो कर ही दूंगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 64 9 81, 64 9 81, 8 × 3 = 24, दूनी 48, 27 दूनी 54 और 72 दूनी 144, 48 54 144। देखिए भाई, ये आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने खुद ने बनाया ना, खुद बना रहे हो ना, वो मुझे बताना। अलजेब्रा करना ही ऐसे है। और जब फॉर्मूला बार बार याद ना हो तो उसको 10 बार लिखो, उसका काका भी याद होगा। याद करने का तरीका यही है, दिमाग में याद नहीं होते हैं। 2ab 2bc और 2ca, ये वाला फॉर्मूला कंटेस्ट हो जाना चाहिए। इस तरह के सवाल आपसे बन जाने चाहिए। अब आगे, अब मैं आगे बात करता हूं आपसे। देखिए, ये है हाइब्रिड फॉर्मूला। जब इस तरह के दो वेरिएबल आपके सामने आ जाएंगे, देखिए भाई, a प्लस बी प्लस सी दे देगा या एक्स वाई जेड दे देगा आपको, या ए बी बी सी सी ए दे देगा, या एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स दे देगा आपको। तो आपसे ये वाला कंडीशन आपसे पूछ लेता है। तो इसका बहुत ही प्यारा सा एक फॉर्मूला है, जो इसी दोनों डेटा को यूज करके बनाया गया है। उसको जरूर याद रखें आप, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है? जवाब देखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। चलिए फटाक से पुट करिए और ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसी को ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं, इसी को ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं। जल्दी से इसको पुट कर दीजिए, आंसर निकालिएगा। तो भाइयों और बहनों, आप बस पुट करोगे, सर मैंने ये फॉर्मूला, अब देखो फॉर्मूला याद है तो कितना आसान है। सही तो बात है सर। तो ये हो गया 460, आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है भाई? फॉर्मूला हाइब्रिड कहते हैं, इसी को ही हाइब्रिड फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है? नोट कर लिया? क्लियर है भाई? अब इसी तरह का ये कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है मैंने, आप जवाब दीजिए जैसा मैंने अभी पिछला सिखाया आपको। देखो, आपको उसी की वैल्यू निकालनी है, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए। इज इट क्लियर? पुट कर दो भाई। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 दूनी 6, तो 36 और 6 42 इंटू 6 आंसर आ रहा है मेरा। तो 240 और 12 252 आंसर आ जाएगा। 252 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोगों ने, कितने बच्चों ने खुद ने ट्राई किया और खुद ने बनाया? क्योंकि देखो, मैंने क्या कहा था, अगर यही याद हो तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं।
और यही याद रखना भी है तो हाथ से लिखिए, 10 बार लिखिए, याद करके जाइए। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इसको भी आपको फील लेना है पूरा। क्वेश्चन किस तरह का है जरा आपको फील लेके समझना पड़ेगा कि ये भी उसी तरह का फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर क्या होता है, ए प्लस का बी प्लस का सी और ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी है। जी हाँ, ये है ये फॉर्मूला, हाइब्रिड है। हाइब्रिड से पहले जो ये था ना, ये यही था, हाइब्रिड से पहले यही फॉर्मूला था, बाद में हाइब्रिड में कन्वर्ट हुआ है, जब दो वेरिएबल वो वाले थे। तो अभी ये सवाल ऐसे करना है तो क्या दिख रहा है आपको, बस यहां देखने की फर्क पड़ती है। देखिए सर ए क्यूब, ये देखो सर, मुझे समझ में आता है कि ए मेरा शायद 2x है, मुझे बी समझ में आता है कि बी मेरा 3x है, और मुझे सी समझ में आता है कि ये मेरा माइनस का 4x है। जी हाँ, ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी तो माइनस आया है, और इसी माइनस की वजह से ये प्लस हो गया। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंडिंग में आनी चाहिए, और ये वाला पोर्शन ये वही है, तो आपका डायरेक्ट आंसर आपको समझ में आ जाएगा, 3y और माइनस का 4z। तो कोई गलती भी नहीं होती, चिन्ह सहित चीजें लेनी होती हैं और आप आंसर भी दे सकते हैं। 2x 3y माइनस का 4z चिन्ह सहित लेना होता है, कोई गलती नहीं करनी है, आंसर दे सकते हो। अगला सवाल देखिए, a प्लस 1/a बराबर 12 है, तो स्क्वायर वाले को कैसे करेंगे। जब ये 12 होता है तो बेटा ये देखो p के बराबर होता है, जब भी आप स्क्वायर पे जाते हो तो p स्क्वायर माइनस 2 लगाना होता है। कंडीशन क्या है, प्लस से प्लस पर जा रहे हो तो p स्क्वायर माइनस 2 लगा दीजिए। 144 माइनस का 2 कर देंगे, 142 आपका जवाब हो जाएगा। ये लीजिए आपका राइट आंसर है, 142 आपका जवाब हो गया, बिल्कुल आसानी से हो गया। बात समझ में आ गई, किसी को कोई समस्या नहीं है। हाँ, अब जो बच्चा 140 दे रहा है, समस्या है भाई, आप 140 काहे दे रहे हो भाई, मुझे ये बताओ बस। ठीक है, समझ में आई। ये सर इसका मतलब जो ये फॉर्मूला है, ये अगर मैं कल को आपको बोल दूं a की पावर 4 प्लस a 1/a⁴ बराबर मैंने आपको 8 दे दिया, आप मुझे बताओ a की पावर 8 प्लस 1/a⁴ क्या होगा, बताओ बताओ। a की पावर 71 प्लस 1/a⁴ मैंने आपको दे दिया, और उसकी वैल्यू मैंने 5 दे दी। मैं आपसे पूछूं a की पावर 142 प्लस 1/a⁴ आप तो मतलब अगर पेपर में ये सवाल आ रहा है तो आप तो बाहर आके रो जाओगे, अरे सर पावर 71 पूछ लिया था, अरे सर पावर 142 पूछ लिया था। प्यारे दोस्तों, आप यहां देखिए कि स्क्वायर की बात है, स्क्वायर की बात है तो क्या है, p स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि कितना है, 16 में से 2 गया तो 14। आप यहां डायरेक्टली देखिए, स्क्वायर की बात है तो वही कंसेप्ट लगता है, जब भी स्क्वायर की बात आएगी कंसेप्ट वही लगने वाला है, कुछ और कंसेप्ट यहां नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई। तो यहां पर भी आप देखेंगे, सॉरी 64 में से अगर 2 गया तो 62, और 25 में से अगर 2 गया तो 23, तो यही लगने वाला है, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं सेम समझ में आ गई कंडीशन। अगला करिए, अगर भाई साहब अगर पावर 4 दे दी और 2 पे उतरना है, तो बात आप समझ गए ना। जब यहां से यहां पर जाना आसान है, क्योंकि भाई अगर आप इसको p मान रहे हो तो p का p स्क्वायर माइनस 2 ही तो है। हाँ 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 हाँ, सही बात है। तो बस आपको p निकालना है, p की वैल्यू आ जाएगी √29, p की वैल्यू आ जाएगी √29, p की वैल्यू आ जाएगी √29। बात समझ में आएगी क्या, आ गई। अभी ये क्लियर हुआ ना कि यहां से आपको यहां जाना था, तो मैं क्वेश्चन को उल्टा कर दूं और उसकी वैल्यू लिख दूं बराबर, क्योंकि मुझे दे रखी है, आंसर आ गया p की वैल्यू। अगला देखिए, अब आपको वर्गमूल दिख रहा होगा, लेकिन वर्गमूल से अगर मुझे एक पावर पे जाना है तो मैं हकीकत में स्क्वायर ही तो कर रहा हूं भाई। रूट से अगर मुझे एक पावर पे जाना है तो हकीकत में स्क्वायर ही कर रहा हूं, तो डायरेक्टली आप 7 का स्क्वायर माइनस का 2 लगा सकते हो। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, घबराने की कोई एक भी बच्चे को जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, अगर मैं कहूं कि ये एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अलजेब्रा का हिस्सा होता है, जब आप फाउंडेशन को डीपली पढ़ते हैं तो बताएंगे, अलजेब्रा के अंदर ही क्वाड्रेटिक पढ़ाता हूं, लीनियर इक्वेशन पढ़ाता हूं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का अगर एक आध सवाल आ जाएगा तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि आपके इस द्विघात समीकरण के कैसे रूट हैं, कैसे रूट निकालेंगे आप।
तो रूट निकालने का देखो तरीका ये होता है कि इनके कोफिशिएंट का गुणा कर दो। तो 5√3 का आपने इस √3 से गुणा कर दिया, यानी कि आपने ये देखिए ये 15 आ गया। 15 के आपने ऐसे टुकड़े कर दिए दोस्तों जिन्हें जोड़ने पर 8 आ जाए, बोले 5 और 3। माइनस डोमिनेट कर रहा है तो ये जो दोनों मूल होंगे ये प्लस के होंगे, लेकिन यहां आंसर नहीं होता है। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि √3 का डिवाइड करना अनिवार्य तौर पर जरूरी है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। तो 5/√3 एक मूल हो गया और एक मूल हो गया, सॉरी √3 एक मूल हो गया। तो दो मूल इस तरह के होंगे, 5/√3 और √3। ये देखिए डी ऑप्शन आपका विकल्प हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिएगा कि x प्लस वाई की वैल्यू अगर 10 है और x गुणा वाई की वैल्यू 16 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कैसे निकालोगे आप? समझे? ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, x गुणा वाई की वैल्यू 16 है, तो x की पावर 4। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले आप एक पावर पर हो, एक घात है आपके पास, आप ज्यादा से ज्यादा इसका वर्ग कर लोगे, इसका वर्ग करते ही आप दो घात पर केवल पहुंच रहे हो। और सबसे एलिमेंट्री फॉर्मूला यही होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा दे रहे हो। ठीक है भाइयों? हाँ, तो आपका पहला स्टेप क्या है कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर 100, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू में निकाल कर बैठा और 16 दूनी 32। यहां से मुझे यह समझ में आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान आ रहा है, तो 100 में से अगर 32 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 68। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? अब आगे की चीज शुरू होती है कि मैं यहां तक तो आ गया, मुझे पावर 4 पर जाना है। अगर मैं पावर 4 पर जाना चाहता हूं तो मुझे दोनों तरफ फिर से वर्क करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन उसमें स्क्वायर है, और 68 का स्क्वायर। अब प्यारे प्यारे दोस्तों 68 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? सर नहीं आता, नहीं आता तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, 6 का 36, 8 का 64 और 48 दूनी 96, एक छोड़कर पीछू से, एक छोड़कर पीछू से लिखोगे तो 6 और 6 12, 15 और एक 16, और ये हो गया 46 24, 46 24। अब 46 24 में से एक्स वाई कितना है? 16 का स्क्वायर 256, 256 इंटू 2 यानी कि 512 को चुपचाप घटा दो। अब जैसे ही 512 को घटाओगे तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 1 1 2, 4 1 1 2, एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4 आ गया आंसर आपका। तो ये आपका आंसर आ गया भाई, 4 1 1 2 आप लोगों का राइट आंसर आ चुका है। किसी को कोई भी समस्या तो नहीं है? वर्ग निकालने में समस्या नहीं होनी चाहिए, फंसोगे ही नहीं, कर लेना बस। अगला सवाल देखिए कि अगर मैं एक द्विघात समीकरण आपके सामने रख देता हूं तो मुझे बताओ उसका जो d है वो कैसे निकालोगे, और d निकालोगे तो उस d से मुझे बताओ उसका नेचर कैसा होगा। तो अगर आप d कभी भी निकालते हो तो इसको आप इस द्विघात समीकरण से कंपेयर करते हो, जिसको ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का c बोलते हैं। अब कंपेरिजन करने पर जो a बराबर है 1 है, b बराबर है वो माइनस का 2 है, और जो c बराबर है वो है 13। तो d की वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4 यानी कि a की वैल्यू a और c की वैल्यू 13। अच्छी बात यह है कि सर d जो आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव, और d अगर नेगेटिव आ रहा है तो निश्चित तौर पर कोई भी वास्तविक मूल आपको दिखेगा नहीं, कोई भी वास्तविक मूल आपको दिख नहीं सकता है, क्योंकि d नेगेटिव टर्म में आ रहा है। अगला सवाल देखिए कि ये अगर एक द्विघात समीकरण है तो आप ये समझते हैं कि दो चीज आपको अल्फा बीटा इसके मूल दे रखे हैं। तो किसी भी द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो होते हैं माइनस का b बाई ए, यानी कि माइनस का b बाई ए करूंगा तो माइनस का 9 प्लस का 9 हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, और मूलों का गुणनफल करूंगा तो वो हो जाता है c बाई ए यानी कि 8/1। तो यहां पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू रखेंगे, यहां 9 रख दूंगा और यहां 8 रख दूंगा, तो आम का जो जवाब आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, आपका जो जवाब आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला सवाल। अगर मैं ये द्विघात समीकरण ले रहा हूं और बोल रहा हूं कि इनके दोनों मूल आपके सार्व हैं, दोनों मूल आपके सार्व हैं, तो सार्व का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये मैंने एक सेशन भी लिया था कि जब सार्व होते हैं तो आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर k/4 का गुणांक बराबर हो जाता है 8/12 के गुणांक के।
तो यहां से डायरेक्टली के की वैल्यू अगर आप निकाल रहे हो तो के की वैल्यू आपकी 8/3 के बराबर आ जानी है, जो कि विकल्प नंबर डी का आप चयन कर लेंगे। गुणांक आपस में बराबर हो जाते हैं जब आपके मूल आपके सार्व होते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? चलिए अगला सवाल फिर से उसी पर है, जल्दी से जवाब दे सकते हैं आप कि 4 का 8 से गुणांक, बी का 4 से गुणांक और 3 का सी से गुणांक बराबर है। तो यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बी बराबर आ रहा है 2 और बी बराबर 2 आ रहा है, तो सी बराबर आ रहा है कितना? सी बराबर आ जाएगा कितना? 6। तो बी बराबर 2 और सी बराबर 6, दोनों आपने विकल्प चुन लिए होंगे, सी आंसर आ गया आपका। ठीक है मेरे भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है सेशन, अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए अब अगली चीज आप लोगों के सामने रखता हूं कि आप लोगों को क्या ये पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगर ये पता है तो आपको ये पता है क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट करके बता दो, क्योंकि अगर आपको ये पता है तो इसके फॉर्मूले निश्चित तौर पर आपको याद भी होने चाहिए। अगर मैं कहूं a प्लस बी का होल क्यूब अगर आप लिख दो तो बड़ा मजा आ जाए, और अगर मैं कहूं a माइनस बी का होल क्यूब लिख दो तो और भी मजा आ जाए। अभी इसके ऊपर बात चल रही है तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अभी इसके ऊपर जो सवाल मुझे लगता है आपके सामने और भी रखने वाला हूं मैं, तो आप बिल्कुल इस चीज की टेंशन ना लें, हर एक चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है मेरे भाई? हम्म। तो सर जी आप ये समझाते हो, हमें बार बार सिखाते भी हो कि अगर प्लस आता है तो छोटा वाला कोफिशिएंट आएगा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और माइनस वाला है तो मैंने ऐसे याद करा रखा है कि माइनस वाला है तो बड़ा वाला आएगा, उल्टा चलता है मामला। ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो ये होता है सर ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस का बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो ए क्यूब प्लस का माइनस का बी क्यूब माइनस का 3ab इंटू ए माइनस का बी। ये नोट कर लो प्लीज, नोट कर लो फटाफट। अगर आप इसको आगे सॉल्व कर रहे हो, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3b² ए, आगे देख रहे हो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस 3b² ए। सर इतना मेहनत क्यों? अभी बताता हूं आपको। तो ये दोनों चीजें क्लियर हैं, ये भी चीज क्लियर है। तो अगर कल को ये सवाल पूछ लिया जाए ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, देखो ए और बी कुछ भी हो आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने अगर इनको जोड़ा है, अगर आपने इनको जोड़ दिया तो जोड़ने का मतलब है ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, जोड़ने का मतलब स्पष्ट है, जवाब आ जाएगा 2a³ प्लस 6b²a। अगर घटाओगे तो घटाने का मतलब घटाना हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? यहां तक आप में से किसी भी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? तो ये सवाल क्यों करा रहा हूं, क्योंकि आपके पेपर में पूछे भी जा रहे हैं ऐसे सवाल। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए मैं एक सवाल आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि a इंटू बी बराबर अगर 12 है और a प्लस बी बराबर अगर मान लो 20 है, ठीक है, तो a माइनस बी बराबर अगर 20 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? बताओ। एक अगला एग्जाम्पल और आपके सामने रखना चाहता हूं। एक्सपेक्टेड पेपर में करवाया था, याद आ रहेगा। 3x प्लस 5y का होल क्यूब है और बीच में मैंने माइनस दे दिया 3x माइनस का 5y का होल क्यूब। तो बताइए क्या होगा? अब माइनस वाला है तो हमें पूरा ही सॉल्व करना है, तो आप लोग साथ में मिलके करेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा हमें। ठीक है। तो अब सवाल क्या है, आप ये जान रहे होंगे कि माइनस वाला प्लस वाला और ए बी दे रखा है, तो 4ab वाला कंसेप्ट लगाना ही पड़ेगा। यही वाला फॉर्मूला मुझे सजेशन में आएगा दिमाग में मेरे, क्योंकि दिमाग भी तो सर्च करता है ना कि क्या दे रखा था भाई, ए बी दे रखा था तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा जो ए प्लस बी और ए माइनस बी के संबंध को भी स्थापित करता है। ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी 144 हो गया, 4ab यानी कि 20 चौके 80 हो गया, 80 और 144 224। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 224 होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो 224 हो जाएगा।
80 है ना, हाँ 80 और 144 यही है ना। माइनस है बीच में, माइनस है तो भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया 4ab, 20 चौके 80। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या कर दिया, 12 चौके 48। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ले लिया, अरे भाई गधे हैं हम तो भैया बिल्कुल ही। 12 मैंने क्या रख दिया जाने, उल्टा रख दिया दोनों। ये हो जाएगा सर 400 और ये हो जाएगा 48। वही मैं कहूँ यार, अच्छा खासा आंसर बैठ रहा है। 448 काहे नहीं आ रहा हमारा, ये देखिए। सुबह से शाम तक पढ़ा पढ़ा के गणित घूमने लग जाती है दिमाग में, नहीं। अरे क्लियर, समझ में आ गई बात। अच्छा लगा सर, मेरे भैया आपसे पढ़ के गए हैं, पूरा आया था, आशीर्वाद दीजिए मेरा भी कल आपका। हाँ बिल्कुल आएगा, अभी एक्सपेक्टेड पेपर भी लगा के जाना। अच्छा ये वाला सवाल वही वाली बात है कि यार ए प्लस बी का होल क्यूब की बात हो रही है, माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब की बात हो रही है। देखिए क्या कहते हैं, फॉर्मूला लगाएं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3b² ए। अब बाहर माइनस है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस का 3b²ए। बस सॉल्व करना है, बीच बाहर माइनस है तो बस एक बार ढंग से लिख दो और बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 3a² बी प्लस 3b² ए माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी माइनस 3b²ए। देखिए दोस्तों, कटिंग फटिंग चालू है, ए क्यूब से ए क्यूब चला गया, 3b² से 3b² चला गया, तो जवाब क्या आ जाएगा, 2b³ प्लस 6a²बी। आप पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अब बी की वैल्यू आप जानते हो क्या है यहाँ पर, 5y, तो 125 दूनी 250 x³ सॉरी y³ प्लस 6 9x² और 6 इंटू 9x² इंटू 5y। ये सवाल का जवाब आ जाएगा भाई, लंबा चौड़ा। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको चीजें सिखाई हैं सारी की सारी, तो कर लोगे आप पेपर में। आपको एक सवाल और पता होना चाहिए कि जैसे ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ab/c है, बराबर आप जानते हैं कि ये ए प्लस बी प्लस सी a² प्लस का b² प्लस का c² माइनस का ab माइनस का bc और माइनस के ca के बराबर होता है। अगर मैं आपको दो कंडीशन दे दूं यहां पर, एक कंडीशन में बोल दूं कि यार a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरी 0 के बराबर है, तो आप लोग निश्चित तौर पर क्या ये बोल देंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 3abc। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग एक फॉर्मूला है जिसपे आप काम कर सकते हैं। और इस पे एक एग्जांपल भी मैं आपको देना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपके सामने अभी एक एग्जांपल रखा है कि 27x³ प्लस 8y³ प्लस z³ की वैल्यू क्या होनी चाहिए यदि 3x प्लस 2y प्लस z की वैल्यू 0 के बराबर है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको निकालना होगा। तो बताओ क्या होगी, जल्दी बता दो। तो आप लोग तुरंत आंसर दे देंगे कि सर ये बराबर हो जाएगा ना 3abc के। 3a की वैल्यू यहां पर प्यार से रखूंगा 3x, b की वैल्यू रखूंगा 2y और c की वैल्यू रखूंगा z। तो आप ये कह सकते हैं 9 दूनी 18x y z। और अगर आपको क्वेश्चन ये कह दे कि इज इक्वल टू है 3k(x,y,z) के, तो व्हाट अबाउट k की वैल्यू क्या होगी यहां पर। ऐसा भी दे सकता है कि आपको ये किसी के बराबर करने को बोल दे। अब किसी के बराबर करने को बोल देगा तो आप जानते हैं कि एक्स वाई जेड को जब आप एक्स वाई जेड से काटेंगे तो के की वैल्यू आपके सामने 6 निकल कर आ जाएगी। कंडीशन यही रहेगी, ऐसे ही सवाल का जवाब देना होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, कैसा लगा।
अब ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला रिवीजन में देखो, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पता होना चाहिए। इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है, मैं वही फॉर्मूले कराऊंगा जो आ रहे हैं, ठीक है, जिन पर क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ही मुझे बताओ, जब ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, अगर ये थीटा है तो इसी को तो हम आधार बोलते हैं, इसी को आधार बोलते हैं, इसी को लंब बोलते हैं, और इसी को अपन कर्ण बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और कर्ण का जो इंग्लिश अर्थ है वो है हाइपोटेनस, इंग्लिश अर्थ है हाइपोटेनस। और आधार को हम बोलेंगे बेस, और परपेंडिकुलर को हम बोलेंगे अपना लंब बोल देंगे। अब इसी से ही हम पाइथागोरस लगा सकते हैं यहाँ पर। तो पाइथागोरस जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पता है आपको, बात पता होनी चाहिए। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे बात, छोटी सी बात करना चाहूं, तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का इसी नाम से निकल कर आता है, जहां पर हम एल को तो बोलते हैं लंब, ए को बोलते हैं आधार, और एल को बोलते हैं लंब, के को बोलते हैं कर्ण, के को बोलते हैं कर्ण। तो ऐसे याद रखने से क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, आपने नाम सुना होगा, देखो साइन कॉस टेन। हाँ, बहुत नफरत है इनसे, बट पेपर में आ रहे हैं तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। कॉसेक, सेक और कॉट, तो ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। तो कोई अगर आपसे कोई साइन थीटा पूछे तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटे कर्ण बता दोगे, कॉस थीटा की वैल्यू आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की वैल्यू लंब बटे आधार। इसी प्रकार अगर कोई कॉसेक पूछे तो कर्ण बटे लंब, सेक पूछे तो कर्ण बटे आधार, और कॉट पूछे तो आधार बटे लंब होता है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आप लोग ये भी कह सकते हो कि अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा। अगर आपसे कहा जाए कि कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा। अगर कहा जाए कि टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सभी को गुणा करने पर एक आता है, क्योंकि यह उसका इनवर्स है। इन दोनों को गुणा करने पर एक आता है, यह उसका इनवर्स है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? चलो, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटी होती है, उनको भी आप याद रखा करो। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इतना तो सबको याद रहता है, लेकिन इसको उल्टा पटकना भी आना चाहिए। जैसे कि कल को कोई पूछे आपसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो तुरंत आप मुंह से बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए कि सर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यानी कि अगर मैं कोई आपके सामने प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, तो इस आइडेंटिटी की उठा पटक भी आपको करनी आनी चाहिए, जिससे कि आप उसके रूप को समझ पाएं कि इसको ये ऐसे लिखा है तो इसको साइन लिख सकता हूं, ये ऐसे लिखा है तो इसको कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। ये इसकी पहली आइडेंटिटी होती है, काम की आइडेंटिटी होती है मेरे भाइयों। यहां तक किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अगर हम अगली आइडेंटिटी की बात करें, तो अगली आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। इससे एक आइडेंटिटी ये निकल के आती है ए प्लस का बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इनकी जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। इससे क्या तात्पर्य है कि अगर ये p के बराबर होगा तो ये 1/p के बराबर होगा। तो ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई, ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तीसरी आइडेंटिटी की, तो तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस और होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहां से भी देखो वही फॉर्मूला निकल कर आएगा, जो कि क्या निकल कर आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर ए थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। इसका भी डायरेक्ट हो सकता है, आपको आने वाली शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। जी हाँ, वो बराबर 1, यानी कि अगर ये p है तो ये 1/p होगा, तभी तो गुणा करने पर एक आया। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए ओके, आ जाओ। अब आगे की जो चीज है, ये जो तरीका होता है आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, इसी को ही तो हम क्या बोलते हैं, इसी को ही तो हम ट्रिपलेट बोलते हैं। तो कुछ जरूरी ट्रिपलेट्स भी आपको याद होने चाहिए, जरूरी ट्रिपलेट्स भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में आ जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जरूरी ट्रिपलेट में देखो, आप जानते हैं कि 3 4 5 आपका एक जरूरी ट्रिपलेट है, 6 8 10 आपका एक जरूरी ट्रिपलेट है, इसी के साथ साथ 9 12 15 आपका जरूरी है। तो आप लोग सोचते होंगे सर आप कैसे याद रख के बैठे हो। भाई मैं याद नहीं कर रहा हूं इनको, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको 3 4 5 पता है, जो कि सिद्ध कर रहा है खुद को कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 का स्क्वायर, ये सिद्ध कर रहा है ना।
ये सिद्ध कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बोले सर अच्छी बात है ये तो ये पॉसिबल कैसे है? देखो आपको ये चीज आपको ऐसे भी समझाना में मेरे को कोई हर्ज नहीं है कि अगर आप 5 का स्क्वायर लेते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आप यहां देख सकते हो ये मैंने 5/5 का आपके सामने ले लिया। अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यार अगर मैं ये डॉट्स की बात करूं तो क्या यहां पर अगर मैं डॉट्स की बात करूं तो यहां पर ऐसे डॉट्स मेरे पास बनेंगे जो 3/3 के भी होंगे और 4/4 के भी होंगे। तो आप यहां देख सकते हो कि अगर आप 3/3 के ये डॉट्स ले रहे हो, इसमें सारे आ गए, ठीक है। तो अब यहां पर आपके देखना कितने, ये 5 और 5 10 और 6 16। तो आप यहां देख सकते हो कि 4/4 के 16 डॉट ये पड़े हुए हैं। तभी तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया पूरा का पूरा, तभी तो आपका ये पूरा का पूरा ट्रिपलेट कहलाता है। तो यहां पर इसीलिए तो ये बराबर होता है, तभी तो आपका ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर है ना 5 का स्क्वायर होगा। अब और भी जरूरी ट्रिपलेट्स भी लिखा दोगे क्या सर आप हमें? बिल्कुल लिखा दूंगा। देखिए जरा कैसे कैसे ट्रिपलेट आपको याद रखने। तो ट्रिपलेट की जानकारी की बात अगर मैं करूं, हाँ ट्रिपलेट की जानकारी की अगर मैं बात करना चाहूँ आपसे, तो 3 4 5 आपने देखा और 6 8 10 आपने देखा। तो आपको और भी याद रखने होंगे, जैसे कि 5 12 13 याद कर लो फटाफट से, ये काम आते हैं। 5 12 13, ठीक है, और 7 24 25, और बताओ क्या क्या होता है? 8 15 17, और बताओ 9 40 41। ये ऐसे हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, याद होंगे अच्छी बात है, आज याद नहीं है तो कल याद करने पड़ेंगे, करने जरूर पड़ेंगे। 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 48 55 73, 28 45 53, 119 120 169, एक्सेट्रा। और भी हो सकते हैं बट ये ज़रूरी है, जिनको आप दिमाग में रखोगे तो आपको पेपर में बहुत मदद मिलेगी और आपकी कोई ये मदद रोक नहीं पाएगा, है ना। इनको याद रखो, इन पे जरूर सवाल आ जाते हैं। आपको एक और अच्छी बात बताऊं कि कभी भी अगर आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है, कभी भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये मैं हालांकि आउट ऑफ कंटेंट्स जा रहा हूं, लेकिन कभी भी समकोण त्रिभुज का अगर कोई भी क्षेत्रफल की अगर बात करोगे तो आप ये समझते हो कि समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब ये वाली भुजाएं होंगी तभी बनेगा, निश्चित है। हमेशा याद रखना कि क्या कभी भी समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल में कर्ण का कोई योगदान होगा? ये जो कर्ण है सबसे बड़ी भुजा, इसका कोई योगदान होगा नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो केवल और केवल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन हाइपोटेनस का कोई भी रोल ही नहीं है। हाँ, हाइपोटेनस का कोई रोल भी नहीं है, कोई रोल ही नहीं होता। तो हाइपोटेनस का अगर रोल नहीं होता और आपसे मैं जनरल एक सवाल पूछूं कि जो क्षेत्रफल है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो जवाब आएगा वो जो क्षेत्रफल है हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। आप चाहे तो चेक कर लो, कोई भी बच्चा जाए तो चेक कर सकता है कि जो ये क्षेत्रफल है, देखो 12 पंजे यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल है, यहाँ पे भी 6 का, 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 यहाँ पे भी 6 का। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। यानी कि कल को अगर आप देखो कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा हो और आपको बड़ा टिपिकल डेटा दे दिया हो और आपको पता ना चल रहा हो और राइट एंगल ट्राइंगल बन गया मान लो, तो आपको सॉल्व करने की जगह अगर आप ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन में देखो कि 6 का मल्टीपल कौन सा है, आप आंसर लगा देना, आंसर आ जाएगा आपका, कोई गलत नहीं कर सकता। तो 6 का मल्टीपल होगा ही होगा। ये वाली बात आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आइडेंटिटी को पढ़ चुके हैं। अब अगली आइडेंटिटी की बात करता हूँ, जो आपके काम के फॉर्मूले हैं वही बताऊंगा। ज़्यादा बहुत कुछ है पढ़ाने को तो, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा नहीं होगा, है ना, जो आपके काम की चीज़ें। अच्छा, आपको एक चीज़ ये याद होनी चाहिए कि भाई ये जो वैल्यू है, जैसे मैंने थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी मैंने 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी 90 डिग्री। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए सभी की।
ये जरूरी चीज है, क्योंकि जब आप वैल्यू पुट भी करोगे तो आपको पता तो हो। तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं आपसे कॉस थीटा पूछूं, यानी कि और थीटा कैसे कैसे चेंज होगा, 0 30 ऐसे होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। √3/2 हो जाती है, ठीक है मेरे भाई, 1/√2 हो जाती है, और ये 1/2 हो जाती है, और ये 0 हो जाती है मेरे भाइयों। तो सर किया क्या आपने, साइन को कॉस को आपस में उल्टा कर दिया। मैंने कहा बेटा मैंने उल्टा नहीं करा है, इसी से ही प्रॉपर्टी सिद्ध होती है कि जो साइन थीटा है वो साइन θ1 बराबर हो सकता तो है किसके, कॉस θ2 के। लेकिन कब, लेकिन कब, लेकिन θ1 प्लस θ2 अगर 90 डिग्री होगा तब। यानी कि आप अगर ये बोलते हैं साइन 0 की वैल्यू साइन कॉस 90 के बराबर है, तो साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर है, ये सही बात है। क्यों है, क्योंकि साइन 0 भी आपका 0 होता है और कॉस 90 भी आपका 0 होता है। इसलिए है क्योंकि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है। इसी को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसी को ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। 90 डिग्री वाला संबंध है ना, इसलिए है। समझ में आई बात आपको। चलिए अगर मैं अगला कंसेप्ट की अगर बात करना चाहूं, आगे मैं बात करना चाहता हूं टेन थीटा कैसे निकालोगे। तो टेन थीटा का अपना अलग उद्गम है। टेन थीटा कैसे निकलता है, साइन और कॉस का अपॉन कर दो, अपॉन कर दो। यानी कि कभी भी अगर कोई आपसे पूछे कि टेन थीटा कैसे निकालो, तो टेन थीटा कैसे निकालोगे, साइन थीटा बसे बटे कॉस थीटा करना होता है, ये टेन थीटा निकल जाता है। चलो सर अच्छा लगा ये भी हमें, तो बस यही वाली बात है। तो 0/1, 1/√3, 1√3 और अनंत कह सकते हैं, या आप नॉट डिफाइंड कहिए। आप अनंत क्या कहेंगे, आप अनंत कौन सा आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। तो साइन कॉस टेन की ये वैल्यू आपको आनी चाहिए। अब सर अगर मान लो मेरे को अगर कोई पूछ ले कॉसेक की कैसे निकालूंगा, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही तो बताया है कि आप केवल इनकी याद रख लो, कॉसेक की उल्टी हो जाएगी है। उल्टी का मतलब जैसे साइन की 0 है तो ये हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई क्या, ऐसे उल्टा कर देना होता है। तो आप अपने दिमाग पर इतना लोड ले ही क्यों रहे हो, आप केवल साइन कॉस को याद रखो, टेन भी निकल जाएगा, कॉसेक भी निकल जाएगा, और ये सारा काम आप अपने दिमाग में कर सकते हो, दिमाग में, दिमाग में। क्योंकि जब तक दिमाग, अब मैं आपको बोलूं जस्ट उल्टा करना है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे बताओ सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, सेक 30 की, तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है कि जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है। सेक और कॉसेक का गुणा करूंगा 1 आएगा। तो सेक अगर कॉसेक का उल्टा होता है, अब मैंने पूछा सेक 30 की, तो आप बोलेंगे सर कॉस 30 की वैल्यू पता है, उसको उल्टा कर दो, सेक 30 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास निकलकर 2/√3। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ऐसे होती हैं चीजें। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलें अब, चलो आगे चलते हैं। अब अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को एक चीज और समझा देता हूं, इलाके। जब कभी भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो इलाकों का बड़ा रोल होता है। इलाकों का मतलब क्या होता है, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है आपका, ये आपका 180 डिग्री है, और ये आपका 270 डिग्री है, और ये आपका 360 डिग्री है। ये पूरा का पूरा एक चक्कर एक इलाके के बराबर है, पूरा का पूरा। आप मुझे बताओ इस पहले जो क्वाड्रेंट के अंदर तो कौन है, इसमें सारे के सारे जो पॉजिटिव होते हैं, कोई भी किसी को लात नहीं पड़ती, यहाँ कोई भी आओ कोई भी बैठो कुछ भी करो। ये दुबई है एक तरीके से, दुबई में कोई मना नहीं है, कोई भी कंट्री का आदमी बढ़िया रहता है। लेकिन जैसे ही बगल में आप आते हो, यहाँ पर आप देखो साइन और कॉसेक का अपना घर है, एक जैसे हैं, एक जैसे साथ में चलते हैं तो साइन कॉसेक हैं। ये वाला किसका घर है, ये वाला आपका टेन और कॉट का घर है, और ये वाला घर है कॉस और सेक का। तो घर जिसका होता है वो एंगल के ऊपर डिसाइड होती है चीज। यानी कि अगर माइनस का एंगल होगा उसमें यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर 90 डिग्री के बाद का कोण है तो उसमें यही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर 180 के बाद का कोण है तो यहां पर यही पॉजिटिव होंगे, ये दोनों नेगेटिव होंगे। एक चीज ये क्लियर है।
दूसरी चीज, 90 डिग्री जैसे ही चेंज होता है, 90 डिग्री थोबड़ा चेंज कर देता है, और 270 डिग्री भी थोबड़ा चेंज कर देता है। थोबड़े का मतलब कि कभी भी अगर 90 डिग्री का प्लस होगा, कभी भी 270 डिग्री का प्लस होगा, तो समझ जाइएगा साइन का थोबड़ा किस में चेंज हो जाएगा भाई, और कॉस का थोबड़ा किस में चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। ऐसे ही चेंज होना जरूरी है। इसी प्रकार टेन का किस में हो जाएगा भाई, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, और सेक का कॉसेक में। यानी कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें या 90 डिग्री पे चेंज की बात करें, तो यही आपस में एक रिलेशन बनाते हैं, आपस में चेंज होता है। सर अगर 180 डिग्री आ जाए और अगर मान लो 360 डिग्री आ जाए, भाई आपने 180 डिग्री और 360 डिग्री की तो बात करी नहीं, क्योंकि इन पर कोई चेंज नहीं होता, सारे एक जैसे रहते हैं। यानी कि अगर थीटा, अगर आपका 0 डिग्री आ रहा है या 360 डिग्री आ रहा है या 180 डिग्री आ रहा है, तो जो फंक्शन है साइन, कॉस, सेक, टेन, कॉट और कॉसेक, ये सब सेम रहते हैं, कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई यहां तक? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? एक एक चीज क्लियर हो रही है भैया? जल्दी से बता दो। आइए अब कुछ डायरेक्ट सवाल पेपर में भी आ जाएंगे, जैसे कि कल को पूछ लिया जाए आपसे कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 कैसे संभव है, कैसे संभव है। अगला आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि बाकी सब तो ठीक है बॉस, आप ये बता दीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कैसे संभव है। हम्म, और आप बता दीजिए कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 कैसे संभव है। और आप ये भी बता दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 कैसे संभव है। तो यहां पर आपको खुद का दिमाग चलाना पड़ता है। सर ये तभी संभव होगा जब यहाँ थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, ये तभी संभव होगा जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, और ये तभी संभव होगा जब थीटा की वैल्यू 45 होगी, क्योंकि 1/√2 1/√2 2/√2 को हम क्या कह देंगे, √2 कह देंगे। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे, आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे, किसी को कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, साइन कॉस में इक्वेशन हो आप पुट कर सकते हैं, थीटा फीटा जो भी आपको पुट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब क्या क्या संभव है सर। देखो दोस्तों, तब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो तब संभव देखो क्या है, संभव यह है कि साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 के बराबर हो सकता है। संभव यह है कि आपका कॉस थीटा 1 आपका साइन थीटा 2 के बराबर हो सकता है। संभव यह है कि आपका जो टेन थीटा 1 है वो आपका कॉट थीटा 2 के बराबर हो सकता है। संभव यह है कि आपका जो कॉट थीटा 2 है वो आपका टेन थीटा, कॉट थीटा जो 1 है वो आपका टेन थीटा 2 के बराबर हो सकता है। संभव यह है कि भैया आपका जो सेक है कॉसेक थीटा 2 के बराबर हो सकता है, और आपका जो कॉसेक थीटा 1 है वो आपका सेक थीटा 2 के बराबर हो सकता है। परेशानी लग रही होगी, बट यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी की पहचान भी है, यही पहचान है, हाँ, यही पहचान है। 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये आपस में बराबर हो जाते हैं, अगर योग 90 डिग्री आ रहा है तो बराबर हो जाएंगे। इनके पीछे एक गुणनफल वाली भी चलती है, जैसे कि कल को आपके सामने टेन थीटा 1 गुणा टेन थीटा 2 बराबर 1 आ जाए, तो यही प्रॉपर्टी बता रही है आपको कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा, अगर 1 आ रहा है तभी पॉसिबल है। क्यों सर ऐसा क्यों, अरे भाई इधर लेके जाओगे तो ऊपर जाएगा तो टेन थीटा 2 गुणा में हो जाएगा। इसी प्रकार सर यहाँ पर भी फिर वही है, हाँ यहाँ पर भी वही है, देखो साइन थीटा 1 गुणा में क्या आएगा, सोच के बताओ सर। अगर कॉस इधर चला गया नीचे और बराबर 1 हो गया तो कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। हाँ बस 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 यही कहना चाह रहा हूँ। अब अगली प्रॉपर्टी आप खुद लिख के बताओगे कॉम्प्लीमेंट्री की, तो टीटी भी है, एसएस भी है, अब सीसी भी होगा। सीसी का मतलब क्या है, कॉसेक थीटा 1 ले लिया, ले लिया, गुणा सेक को अगर ऊपर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 2। तो सी सी टी टी एस एस,
कि तीनों का जब गुणा करते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है। सीसी टीटी एसएस तीनों का जब गुणा करते हैं तो 1 के बराबर हो जाता है गुणनफल। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी, और इसके ऊपर काफी सारे प्रश्न बनते हैं, अभी भी पूछे गए हैं आपसे पेपरों में और आगे भी पूछे जाएंगे आपसे पेपर में, तो कोई टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है मेरे भाई। एक अगली प्रॉपर्टी भी आपको लिखा देता हूं। एक प्रॉपर्टी ये भी लिख लो आप, जैसे कि कल को कोई आपसे पूछ ले, जैसे ही मान लो साइन 80 डिग्री है, ये कॉस में किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है आप में से? बताते चलो। साइन 80 डिग्री कॉस में किसके बराबर होगा? और मैंने ये आपसे पूछ लिया कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये 1 के बराबर है। मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ये भी अगर 1 के बराबर है, तो क्यों है ये 1 के बराबर? और है तो कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से है? ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंगल प्रॉपर्टी की वजह से है, जहां ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, यहाँ जोड़े बनते हैं, आप जानते होंगे। तो आप ये कह सकते हो कि साइन 80 जो है वो कॉस 10 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में अब तुरंत आ गई होगी कि क्यों होगा, है ना, बराबर होगा तो बस, ठीक है। हाँ, और ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आ गई होगी। कल को अगर मैं आपके सामने लिख दूं कि भैया साइन 33 डिग्री, साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री इसके बराबर होगा। इसी को ही ध्यान में रखते हुए सीरीज बनती हैं, जैसे कि साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, और ऐसे चलते चलते आप चले जाते हो, साइन 70 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो इसका जवाब क्या होगा, सोच के बताना थोड़ा। तो आप लोग जानते हो सर इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और फिर आपने देखा सर 10 डिग्री है, 80 डिग्री के साथ जोड़ा बना लेगा, 20 डिग्री 70 डिग्री के साथ जोड़ा बना लेगा। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लीजिएगा, जैसे 80 डिग्री माइनस का 10 डिग्री और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 10, तो और प्लस का 1, तो कुल मिलाकर आपके 8 टर्म आ रही हैं। कितने दोस्तों? 8 टर्म आ रही हैं। 8 टर्म में आप ये कह सकते हो कि 4 जवाब आएगा, 4 जोड़े बन जाएंगे, और 4 जोड़े का मतलब 4 आंसर हो गया। आप ये कोशिश करोगे कि सर 45, क्या 45 आएगा? नहीं आएगा 45, क्यों? क्योंकि 10-10 का गैप है ना, 45 बन ही नहीं रहा। तो कभी भी अगर सम जोड़े बनते हैं तो ये समझ में आ गया कि आपका जो जवाब होगा वो 4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 4 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दी, टर्म को एक तरीके से आधा कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है? क्लियर हो गया भाई यहाँ तक? किसी को समस्या तो नहीं है? अब आइए अगली आइडेंटिटी की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो पॉपुलर आइडेंटिटी है। इस पे डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है। कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है, तो कोई अगर आपसे कह दे कि ये बताओ यार साइन स्क्वायर थीटा और साइन 4 थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी? पूछ रहा हूँ आपसे एक एक करके सभी सवालों को, आप बस जवाब दीजिएगा चुपचाप, ठीक है? आप जब जवाब दीजिएगा चुपचाप, ठीक है, जवाब दो। इसी प्रकार मैं अगली आइडेंटिटी आपके सामने लिखता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा बराबर अगर आपका 1 है, तो मुझे बताओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10 की पावर 4 थीटा कितना होगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा जरा। हम्म, देख लो, समझ लो, आराम से आंसर दे लो। अगली प्रॉपर्टी मैं आपके सामने रखता हूं कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, अगर वो आपके सामने पी है, तो बताइएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बराबर क्या होगा? एक एक करके सबका जवाब दे दो, फिर आगे चलेंगे। तो डायरेक्ट आएगा, इसकी वैल्यू सर 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी सर 1 हो जाएगी, और अगर ये P है
तो इसकी वैल्यू भी सर p के बराबर ही हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। और बेसिकली ये है क्या पता है आपको, ये cos 2 थीटा ही है। तो अब बस उसी चीज़ पर आ रहा हूँ, नोट कर लो। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। आ जाओ। अब जो ज़रूरी प्रॉपर्टी है वो लिख लेना एक बार। जैसे कि कल को आपसे कोई पूछ ले साइन ए प्लस बी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आसान तरीका है याद करने का। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। माइनस लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कॉस ए प्लस बी क्या होता है, तो कॉस बोलता है कॉस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर प्लस है तो माइनस वाला लेना है, और माइनस है तो प्लस वाला लेना है। बात आपको क्लियर है, बस उल्टा कर देना है और कुछ भी नहीं है, खत्म काम है यहाँ पर आपका। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये बड़ी पॉपुलर है टेन के साथ में, अगर आ जाए कि भाई टेन ए प्लस बी क्या होता है, तो टेन ए प्लस बी होता है दोस्तों टेन ए प्लस का टेन बी, वन माइनस का टेन ए टेन बी। हालांकि अफसोस की बात यह है कि आपको याद नहीं है, बात मैं जानता हूँ, बट कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए और आपको करना पड़ जाए तो आप समझ पाएं। जैसे कि कल को मैं कोई क्वेश्चन दे दूं आपके सामने, टेन 77 डिग्री प्लस टेन 13 डिग्री अपॉन वन माइनस टेन 77 डिग्री इंटू टेन 13 डिग्री। अब बताइए क्या जवाब दोगे आप। तो आप ऐसे शक्ल तो नहीं देखोगे ना बच्चों की, आपको पता होगा कि यार टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन। हाँ, तो यहाँ पर यही मेहनत है बस। आप कहते हो ना कि सर क्यों नहीं आती हमें गणित, गणित में बस थोड़ी सी कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ती है, जो कि एडवांस पोर्शन होता है। और इक्का दुक्का इसका सवाल आ रहा है तो साइन जीरो साइन अपॉन कॉस, और यहाँ पर आपका नॉट डिफाइंड आंसर आ जाएगा कि यार ये डिफाइंड ही नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अनंत आ रहा है। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है भाई। चलिए, तो यहाँ प्लस वाला हो गया, अगर माइनस वाला होगा तो कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, जैसे टेन ए माइनस बी की वैल्यू की बात करेंगे तो सेम टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात आपको, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है। आइए अब अगला एक प्रॉपर्टी और लिख लो। अगली प्रॉपर्टी है साइन टू ए। साइन टू ए बराबर क्या होता है, साइन टू ए बराबर होता है टू साइन ए कॉस ए। ये पूछा गया है, इस पे केवल आपको थीटा निकालना है लाल बटे कक्का से, और टू साइन ए कॉस ए लगाना था आपको केवल। ये तो कर सकते हो, नहीं पता है लिख लो, हर चीज आ जाएगी पेपर में तो बढ़िया रहेगा आपको। ठीक है, अगर इसी चीज को अगर टेन की टर्म में लिखना चाहते हो तो ये लिख लो टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, थीटा ए कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अब अगली जो चीज है वो है cos 2a। क्या आपको पता है cos 2a की वैल्यू क्या होती है, जस्ट मैंने अभी बताई भी थी, अगर आप दिमाग लगाएं तो ये होती है cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। cos 2a की वैल्यू है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, टू cos स्क्वायर a माइनस का वन। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर a। कौन आ रहा है, एक मिनट। अब यहां तक आ गए तो आगे भी ले जाओ सर, तो यहां तक आ गए तो आगे भी ले जाता हूं। तो अगर मैं टेन की टर्म में लिखूं तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है, नोट कर लो। सर क्यों लिखा रहे हो भाई, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पेपर में आ जाता है, और फॉर्मूला याद होगा तब पेपर में कर पाओगे ऐसे सवालों को, वरना नहीं हो पाते, ये बात आप जानते हो। सर अगर ये बता दिए हो तो टेन टू ए बता दो, तो टेन टू ए बता देता हूँ, उसको टेन की टर्म में ही बनाते हैं। तो इसको और उसको डिवाइड कर दूं तो टेन टू ए का अपने आप ही फॉर्मूला बन जाता है कि टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। और अगर आप टेन टू ए याद करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं कि अगर मैं इस ए को यहाँ बी को भी अगर ए पुट कर दूं, अगर बी को ए लगा दोगे तो टू टू टेन ए वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए क्लियर है मेरे भाई। चलिए, ये तक ये तीनों 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 प्रॉपर्टी पता है आपको तो बढ़िया रहेगा। अब मैं आपको क्यूब की थ्री ए भी बता देता हूँ आपको, है ना।
3a भी बता देता हूं। अगर आपको पता है साइन 3a, ये या जरूर लिख लो भाई, साइन 3a पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप दिमाग में रखना, दोबारा भी आ जाता है। और कॉस 3a भी आप दिमाग में रखना। तो साइन 3a का वैल्यू कितना हो जाता है, ये हो जाता है अपना 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। और कॉस 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। याद कर लेना इनको, 10 का डिवाइड कर सकते हो इनको निकाल कर, अगर निकालना चाहो, वरना कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें और लिखा देता हूँ, जैसे कि कल को कोई आपसे पूछ ले कि साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 15 की वैल्यू क्या होती है। तो आप जानते हैं साइन 15 किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 75 के बराबर हो जाएगा, और साइन 15 की वैल्यू हो जाती है √3 माइनस का 1/2 √2। मैजिकल ट्राइंगल से मैं याद रखता हूँ, आपको भी याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉस 15 जो है वो मेरा साइन 75 के बराबर है, और साइन 75 के बराबर है तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा एंगल है, तो √3 + 1/2 √2। अब इसी प्रकार अगर कोई आपसे पूछ ले कि tan 15 क्या होगा, तो tan 15 आपका छोटा एंगल है, इट विल बी इक्वल टू 2 माइनस का √3। प्लीज नोट कर लो, क्योंकि साइन अपॉन कॉस है, तो tan 15 अगर आपसे कोई पूछे तो 2 माइनस का √3 हो जाता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई cot 15 पूछ ले तो 2 प्लस का √3 हो जाता है। cot 15 इसका उल्टा है, तो 2 प्लस का √3। अब 18 54 तो मैं नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि वो अभी तक तो नहीं आया है। हाँ, ऊर्ध्वाधर छड़ की जो लंबाई है, उसकी छाया का अनुपात जो आपको दे रखा है वो ये है। तो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो भाई √12 क्या होता है पता है क्या आपको, √12 जो होता है वो होता है 2 √3। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक छड़ खड़ी हुई है और उसकी छाया है, तो मैं आपको कहता हूँ छाया अगर 1 है तो उसकी जो लेंथ है वो √3 है। आपसे पूछा गया उन्नयन कोण क्या होगा, तो मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब थीटा के सामने अगर आप देखते हो 1 अनुपात, और इसके सामने तो थीटा बराबर अगर आपका 30 डिग्री है, तो 1 अनुपात है, तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। सर ये क्या चक्कर पड़ता है बेटा, इसी को ही मैजिकल ट्राइंगल बोलते हैं हम लोग, इसी को ही क्या बोलते हैं, मैजिकल ट्राइंगल बोलते हैं, और मैजिकल ट्राइंगल से ही सवालों को कर लिया जाता है। इसी तरह के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं आपके परीक्षा में, तो आप आसानी से कर लेना। अगला सवाल करके बताओ चलो। एक दीवार के सहारे टिकी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण दिया हुआ है। अब एक दीवार के सहारे सीढ़ी टिकी हुई है, इस तरह से मैंने देख लिया। ठीक है, उसका उन्नयन कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है। उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो सीढ़ी का जो ये है पैर, दीवार से कितना दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है। तो आप लोगों को मैं कह दूं कि 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है, तो 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 5 √3। लेकिन हमें क्या निकालना है, इस सीढ़ी की लंबाई। तो सीढ़ी की लंबाई 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 5 का दुगना 10। जब आप राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है कि अगर ये 30 डिग्री होता है तो इसके सामने की भुजा ए होती है। अगर ये 60 डिग्री होता है, इसके सामने की भुजा a√3 होती है। और ये अगर 90 डिग्री होता है तो इसके सामने की भुजा आपकी 2a होती है। बस ये अनुपात निकाल के रखना है दिमाग में। अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो एक बार करके दिखा दो। जमीन से 30 डिग्री का कोण है, तो जमीन से अगर 30 डिग्री का कोण है तो ऐसे है। 10.6 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी जो है वो 10.6 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 10.6 मीटर। तो भाइयों, मैंने आपको क्या कहा था कि ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2a होता है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.3। तो 30 डिग्री के सामने हो गया 5.3। तो सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, 5.3 तक। बहुत ही क्लियर कट मामला है। अगर पूछा जाएगा सीढ़ी के पाद का उस दीवार से कितना दूरी है, तो क्या बताया था मैंने, जो 30 डिग्री के सामने a होता है उसका √3। तो जो पूछे उसका जवाब दे दो। तो फिर पढ़िएगा, सीढ़ी दीवार के सहारे टिकी हुई है और भूमि से 60 डिग्री का, तो जरूर बोला जाए भूमि से, तो यही तो भूमि होती है और दीवार अलग होती है। तो क्वेश्चन को पढ़ो कि कहाँ से एंगल है। ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है। तो भाइयों, अगर मैं कहता हूँ 90 डिग्री के सामने ये होता है तो ये 2a के बराबर है। तो अगर मैं 30 डिग्री के सामने की बात करूंगा
तो वह 15/2 7.5 हो जाएगा। और यही तो पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 45 डिग्री है, ये भी देखिए 45 डिग्री है। ठीक है, कभी भी आपका देखो ये 90 डिग्री हो जाता है तो ये 45 और 45 हो जाता है। आधार से 15 मीटर की दूरी पर है, आधार से 15 मीटर की दूरी पर है, तो देखो 45 डिग्री के सामने 15 है तो इस 45 के सामने भी 15 हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब 45 डिग्री का कोण बने तो मैजिकल ट्राइंगल में भुजाएं बराबर हो जाती हैं, क्योंकि कोण बराबर है, एंगल बराबर तो भुजाएं बराबर, एंगल बराबर बराबर। अगला, फिर से मैंने कहा कि सर दीवार के सहारे एक सीढ़ी टिकी हुई है, 36 से थीटा डिग्री का कोण बनाती है। अब आप मुझे बताओ टेन थीटा कितना होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। 8, 15 और ये हो गया 17। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 15 हो, यही हो ऊंचाई है और क्या, तो दीवार से सीढ़ी के पाद 16 हो जाएगा, 16। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण देखो 30 डिग्री है। बोले सर बात आपकी उचित लग रही है। वह बिंदु मीनार के पाद से 48 सेंटीमीटर दूरी पर है, मीनार के पाद से 48 मीटर दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई बता दो ना। तो मैं कहता हूं देखो यार 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री के सामने ये आ गया, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? a√3 बराबर 48। यहाँ से अगर a की बात करेंगे 48/√3, √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना निकल कर आ रहा है? 16√3। तो प्यारे प्यारे दोस्तों यही है 30 डिग्री के सामने 16√3। यही है 30 डिग्री के सामने। 12 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे समतल जमीन पर खड़े हुए हैं। तो कोई भी समतल जमीन आप बनाओगे, आपसे बोला जा रहा है कि एक 12 मीटर का एक खंबा ले लीजिए और आपसे बोला जा रहा है कि आप एक 20 मीटर का एक खंबा ले लीजिए। खंबे के निचले हिस्सों के बीच की दूरी 15 है। मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह का सवाल बड़ी प्यार से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि अगर आप इसके पैरेलल जा रहे हो तो ये 15 ही होगा, ये आपका 8 हो जाएगा, तो ये दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8, 15, 17। 8, 15, 17। अगला करिए। एक टावर से 30 मीटर की दूर एक खड़ा व्यक्ति टावर के शीर्ष से 30 मीटर दूर एक खड़ा व्यक्ति है, टावर के शीर्ष से 30 डिग्री के कोण का, समझ गए मेरी बात आप? जमीन से नहीं। तो ये वाला 60 डिग्री हो गया। टावर की ऊंचाई बताओ ना। 30 मीटर दूर पर खड़ा, तो 30 मीटर दूरी पर मैंने खड़ा करवा दिया इसको। तो 30 डिग्री के सामने ये है, तो इसका जो जवाब होगा वो 30√3 होगा। बस यहाँ पर बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, वो एंगल ये वाला ले लेता है और उसका बस बैंड बच जाता है पेपर में, उसका बैंड बच जाता है। चलिए आइए अगला सवाल देखेंगे। उस बिंदु से एक 250 √3 मीटर ऊंचे टावर के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उस बिंदु से 250 √3 मीटर ऊंचे शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जो पात की दूरी 250 है। भाई देखो मैं तो साफ साफ बोलता हूँ 60 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि उसके सामने √3 है और 30 डिग्री के सामने क्या है आपका ए। पॉइंट आपको समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। जवाब कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, 60 डिग्री उन्नयन कोण पूछा गया है। तो क्या ऐसे सवाल आप हाइट एंड डिस्टेंस के बना के आ सकते हैं? ये ध्यान, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी, टाइम नहीं दूंगा क्योंकि टाइम आपके पास भी लिमिटेड है और मेरे पास भी लिमिटेड है ना, बस आप फटाफट से रिवीजन करने के ऊपर चलिए, है ना। ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, और बोला जा रहा है कि इनको कोई एक पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, इस प्रकार काटती है कि ए बी को आर पर काटती है, ये पी क्यू है, ये ए बी को आर पर काटती है और सी डी को ये एस पर काटती है भाई। ठीक है मेरे भाइयों।
ए आर पी दे रखा है आपको, ए आर पी दे रखा है 2x, ये ए आर पी आपका 2x है, साथ के साथ बनाते चलना। ए आर क्यू आपका दे रखा है y, देखते चलिए, ए आर क्यू आपका y दे रखा है। डी एस पी 4x है, डी एस पी ये 4x है। ये लेटेस्ट सवाल है, ऐसे ही सवाल एज इट इज उठ के आ जाते हैं ना। अब देखो क्वेश्चन देखो, आप लोग ये मुझे बताओ कि जब दो लाइन पैरेलल लाइन है, कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो आप ये बताओ कि ये जेड बन रहा है, जेड का मतलब एकांतर, अल्टरनेटिव एंगल एकांतर कोण हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि y बराबर 4x है? अगर शुरुआत वाला x है तो y जो होगा उसका 4 गुना होगा। तो शुरुआत वाला x है तो 4 गुना दिख रहा है, शुरुआत वाला x है तो 4 गुना दिख रहा है, शुरुआत वाला x है तो 4 गुना दिख रहा है, शुरुआत वाला x है 4 गुना, तो डी आंसर हो जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है। अब आप कहोगे सर बढ़िया है ये तरीका, तो चलो लगा दिया। और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि y बराबर अगर 4x है, y बराबर अगर 4x है, तो किसी भी लाइन पर जो कोण बने होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो 6x बराबर कितना, 180, और x बराबर कितना, 30। तो दोस्तों देखो, x बराबर अगर 30 आ चुका है तो y बराबर 120। तो आंसर आ चुका है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फिर से देखो लाइंस एंड एंगल्स का सवाल है। ये देखिएगा, ए ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, मैंने पैरेलल लाइन बना दी। ए बी और सी डी आपके दो पैरेलल लाइन, ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है। पी क्यू एक आपकी तिर्यक रेखा है। ये ए बी है, ये सी डी है, ये पी क्यू है, ये आपकी तिर्यक रेखा है जो कि ए बी को आर पर और सी डी को एस पर काटती है। बी आर पी बराबर हो गया आपका 2x प्लस 13, बी आर पी बराबर हो गया आपका 2x प्लस 13। डी एस पी कितना है, डी एस पी ये आपका हो गया 3x माइनस 22। अब आप मुझे बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल क्या होगा, दोनों एंगल समान होंगे ना। क्यों होंगे बताओ, इसलिए होंगे क्योंकि ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो 2x प्लस का 13 मैंने बराबर कर दिया 3x माइनस के 22 के। अब यहां से जो x की वैल्यू निकल कर आ रही है वो 35 डिग्री निकल कर आ रही है। अभी क्वेश्चन आंसर नहीं आया है, अब पूछा गया है आपसे सी एस पी क्या है। तो सी एस पी ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या है, देखो अगर 35 आ गया तो 35 तिया कितना होता है, 105। देखो ना 35 तिया कितना होता है, 105। 105 में से 22 चले गए तो कितना हो जाएगा, 83। तो अगर 83 ये है तो ये वाला कोण क्या होगा भाई, 180 होना चाहिए। तो आपका ये 97 हो जाएगा। ये लाइन पर 180 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर। तो इनका इसका जो आंसर होगा वो 97 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, वहां से x निकल कर आया, x को फिर यहां रखा तो ये कोण आ गया। अब इस लाइन पर 180 डिग्री होना चाहिए तो 97 होगा ये। अगला सवाल, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, मैक्सिमम एनटीपीसी के पेपरों में ये बार बार आया हुआ है, तो आपके में भी डायरेक्ट उठा के डाल भी सकते हैं वो लोग कि भाई चलो देखते हैं कि बच्चा कर पाता है नहीं कर पाता है। क्वेश्चन लाइंस और एंगल्स के ऊपर ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया दो आपकी लाइन है ए बी और सी डी, उनको पी क्यू एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये ए बी है और ये सी डी है, और आपसे बोला गया कि भाई पी क्यू क्या है, आपकी ये तिर्यक रेखा है जो कि ई और एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो बोला गया है पीई बी आपका 56 है। देखो ये आपका पीई बी जो है वो 56 है। जी ए बी और सी डी के बीच में बिंदु इस प्रकार है। तो जी ए बी और सी डी के बीच में बिंदु इस प्रकार है कि बीई जी की वैल्यू है 32, जी एफ ई आपका है 47। ई जी एफ बताओ, तो ये वाला कौन पूछ लिया जाता है इसमें। अब देखो कैसे करना है, आप ये जानते हो कि फिर से ये लाइन है, ये 56 है, ये 32 है, तो जोड़ने पर कितना आया 88। अगर ये 88 है तो ये वाला कौन कितना होगा सोच के बताओ। बोले सर 2 90 और 90, तो 92 हो जाएगा। 92 ये हो गया। अगर अब 92 ये हो गया और ये 47 हो गया तो ये वाला कौन कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये हो गया सर जी 139। तो 139 1 40 41 डिग्री,
तो आपका जो ये आंसर होगा 41 डिग्री हो जाएगा। तो अब मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसे सवाल छोड़कर आने वाले हो। अगर ऐसा सवाल कोई भी पेपर में आता है तो आपको बनाना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप लोगों का क्या मानना है जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में कि कोई त्रिभुज है, उसकी आपको दो भुजाएं दे दी जाएंगी, तो बोला जाएगा जो तीसरी भुजा x है उसका वैल्यू क्या हो सकता है। तो हमेशा याद रखना कि कभी भी अगर कोई त्रिभुज बन रहा है, कोई भी त्रिभुज अगर दुनिया में बन रहा है, तो अगर मान लो उसकी एक और दो भुजा दे रखी है और तीसरी भुजा के बारे में बात हो रही है, तो ये जो तीसरी भुजा होगी इन दोनों भुजाओं के अंतर से तो ज्यादा होगी और इन दोनों भुजाओं के योग से कम होगी। तो तीसरी भुजा की लेंथ होगी इन दोनों भुजाओं के अंतर से ज्यादा और दोनों भुजाओं के योग से कम। तो इसका मतलब अगर आप यहां कहना चाहते हो कि 6 और 12 दो भुजाएं हैं, तो आपका जो x होगा वो 6 से ज्यादा होगा और 12 और 6 18 से कम होगा। यही नियम है। बराबर भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि उसके वैल्यू कितनी होंगी, फिर होंगी कितनी वैल्यू। तो कैसे निकालोगे, तो आप ये कह सकते हो कि 7 हो सकता है, हाँ 7 हो सकता है। आप ये कैसे हो, 17 हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो 17 माइनस का 7 प्लस का 1 यानी कि 11 ऐसी वैल्यू संभव है। 18 में से 7 गया तो 11, ऐसी 11 वैल्यू संभव है। ठीक है, आप ऐसी आपकी क्या है, 11 वैल्यू संभव है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रही है बात। अगला सवाल, किसी त्रिभुज का जो परिमाप है वो 52 है, उसकी सभी भुजाओं का, उसकी सभी भुजाओं का लंबाई क्या होगी। मतलब किसी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। अब फिर से वही वाला सवाल है कि कोई भी त्रिभुज होगा तो आपसे ये बोल दिया जाएगा कि यार a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका 52 है। बोल दिया जाएगा नहीं बोल दिया जाएगा, बताओ, बोल दिया जाएगा ना। तो बोला जा रहा है कि उसकी सभी भुजाओं की लंबाई इतनी होगी। क्या होगी सभी भुजाओं की लंबाई। तो एक बात हमेशा याद रखना जीवन में, हमेशा याद रखना, जैसे कि हमने पिछला वाला सवाल एक ले लिया था, तो पिछले वाले सवाल में अगर मैं मानता हूं 6 है और 12 है, तो कितना हो गया, 18 हो गया। बोलो 18 हो गया कि नहीं हो गया, 18 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो एक बात याद रखना दोस्तों, जब कभी भी कोई त्रिभुज बनता है तो आपको उस चीज पे मैटर करना होता है एस पर, और एस आपका क्या कहलाता है दोस्तों, अर्ध परिमाप। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि जब आप हीरोज का फॉर्मूला लगाते हो तो एक बात याद रखना, फॉर्मूले में आता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है सर कि क्वेश्चन हमें यह बता रहा है कि अगर किसी त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालते हो तो आपका जो अर्ध परिमाप है वो हर भुजा से ज्यादा होगा। समझ रहे हो, तो सभी भुजाओं की लंबाई अर्ध परिमाप से कम होगी। भाई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या, आपकी सभी भुजाओं की लंबाई अर्ध परिमाप से कम होनी चाहिए, यही नियम है। और उस नियम को प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे करते हैं कि भाई क्षेत्रफल निकलता है ना, तो क्षेत्रफल में यही वाला फॉर्मूला तो काम आता है, आप लोगों को पता ही होगा। बिना इसके तो क्या ही है, हीरोज के जब क्षेत्रफल नहीं निकलेगा तो त्रिभुज किस बात का। तो क्षेत्रफल अगर आप इस फॉर्मूले से लगा रहे हो तो इस फॉर्मूले में एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी होता है। तो ये क्यों होता है, जिससे हम ये कह पाए कि जो अर्ध परिमाप है वो भुजाओं से ज्यादा होगा, यानी कि भुजाएं जो होंगी वो अर्ध परिमाप से कम होंगी, अर्ध परिमाप से कम। अगला, त्रिभुज एबीसी में अंत केंद्र आपका ओ है, ये इन सेंटर के ऊपर क्वेश्चन है, इन सेंटर के ऊपर अंत केंद्र के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने ये त्रिभुज बना दिया एबीसी, अब इस त्रिभुज एबीसी का जो अंत केंद्र है वो ओ है, तो आपसे ये क्वेश्चन ने कहा है कि ये वाला कोण आपका दे दिया 110 डिग्री, तो आपको है ना ये वाला कोण निकालना है, ये वाला कोण। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, तो आप लोग ये समझते हो कि आपका जो कोण BOC होता है वो बराबर होता है 90 डिग्री प्लस कोण A/2 के, इसके पीछे वाले एंगल के आधा जोड़ दिया जाता है 90 डिग्री में। तो अगर ये अगर आपका 110 दे रखा है तो आपको अगर कोण A निकालना है तो आप तुरंत भी सोच पा रहे तो ये तो अच्छा है, 20 दूनी 40 डिग्री आपका जवाब हो जाएगा, 40 डिग्री। हाँ, जैसे इसके सेंटर पे लिया है तो इसके पीछे वाला, अगर आप इस वाले सेंटर पे लेते, मान लो अगर ये वाला लेते आप BOA,
तो अगर आप बी ओ ए ले रहे होते तो क्या करते, 90 डिग्री प्लस कौन सा एंगल, इसके पीछे वाला एंगल C/2। और इस तरह के जो केंद्र होते हैं उस केंद्र को अंतः केंद्र बोला जाता है। अब आप मुझे ये बताएंगे सभी लोग कमेंट करके, अंतः केंद्र बनता किससे, अंतः केंद्र कोण समद्विभाजकों से मिलकर बनता है। अगर किन्हीं तीन त्रिभुज में तीन कोण है, उनके कोण समद्विभाजकों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो अंतः केंद्र कहलाता है। ठीक है, वही अंतः केंद्र कहलाता है। कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु, दोबारा लिख लो चाहे तो, कोण समद्विभाजकों का प्रतिच्छेदन बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। अगला सवाल अंतः केंद्र के ऊपर है। फिर से आप एक रफली डायग्राम बनाएंगे। एबीसी आपने डायग्राम बनाया और आप खुद भी मेरे साथ साथ ही ट्राई करें, वरना फिर मौका नहीं मिलेगा। अगर मैं कहता हूं ओ, फिर से मैंने कहा कि यार बी ओ सी मेरा 129 दे रखा है, तो अब आप थोड़ा सा दिमाग तुरंत लगा सकते हो खुद कि अगर इसमें से मैं 90 घटा दूं तो बचा 39। तो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है तो 39 दूनी 78। पेन भी चलाने की जरूरत ऐसे केस में नहीं पड़ती, अगर थोड़ी सी समझदारी अगर आप दिखा देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, वही लगाया है मैंने भी। अगर आपको तकलीफ है तो आप तकलीफ में ना आए। 129 बराबर 90 डिग्री प्लस का जो एंगल हमें निकालना है वो, तो जब आप घटाएंगे तो 39 इंटू 2 करेंगे 78 आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, यहां क्वेश्चन कहा गया है कि त्रिभुज बी ई एफ जी और त्रिभुज एच आई एफ समान हैं। अब आप ये समझते हैं कि दो त्रिभुज आपने समान बता दिए, समान का मतलब होता है समरूप। ये वो सवाल है जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना, एग्जामिनर इन्हीं में से क्वेश्चन डाल देगा आपके पेपर में, ई एफ जी और एच आई जे। अब इसने एक चीज बोली हुई है, जरा नोटिस करिएगा दोस्तों आप लोग, ई बराबर आपका एच है, एफ बराबर आपका आई है। तो आप ये देखिए कि ई एफ और एच आई का जो अनुपात है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि ई एफ बटे एच आई बराबर आ रहा है 1/3। यानी कि अगर ये 1 अनुपात है तो ये 3 गुना है। तो अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 27 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, अगर ये 3 गुना भुजा है तो ये भी 3 गुना होगा, क्योंकि यहां पर कौन सी समरूपता है, एंगल एंगल एंगल। और आप ये ध्यान रखना कि एंगल एंगल एंगल, कोण 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 समरूपता होती है। क्या कोण 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 सर्वांग समता हो सकती है, तो जवाब है नहीं, क्योंकि सर्वांग समता अगर सिद्ध होगी तो उसमें एक भुजा का होना अनिवार्य है। एटलीस्ट आपके लिए वन साइड तो उसके अंदर होनी चाहिए। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल 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 की सर्वांग समता संभव है, तो आप जवाब देंगे नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल 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 की समरूपता संभव है, बोले है। और समरूपता में दो आकृतियों की क्या बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात। आकृतियां एज इट इज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती हैं, लेकिन अनुपात भी बराबर होता है। लेकिन सर्वांग समता कहता है कि भाई कोई चीटिंग नहीं चलेगी। आप अगर दो चीजों को सर्वांग सम कर रहे हो तो बिल्कुल बिल्कुल टू कॉपी चाहिए, एज इट इज चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना भुजाओं का अनुपात अलग होगा, सब कुछ सेम होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि दो समरूप त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है तो उसका आर एस बताओ। देखो आप ये जानते हो कि अगर दो त्रिभुज हैं आर एस टी और दो त्रिभुज, एक है ए बी सी, अब उनके परिमाप दिए हुए हैं, तो अगर आपको ए बी दे दिया तो आपको आर एस निकालना है। भाई सिमिलर रेशो में होगा, सिमिलर रेशो में, यानी कि अगर आप ए बी का आर एस से रेशो लिखते हो तो दोनों के परिमाप का, तो 39 का 26 के बराबर कर दो, क्योंकि परिमाप है भुजाओं के बराबर होता है। क्षेत्रफल होता तो अंडर रूट लेते, वो बात अलग है, नहीं है तो नहीं है। ए बी अगर 24 है, आर एस अगर आपको निकालना है तो 13 या 39, 13 दूनी 26, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, तो 16 आपका राइट आंसर आ गया। 16 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल, आर एस जो होगा वो 16 हो जाएगा। कैसे करना है मैं दोबारा बता देता हूं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो उनके जो परिमाप का अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो अगर आप यहां से ए बी उठा रहे हैं तो यहां से आर एस ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने बराबर कर दिया, आंसर आ चुका है आपका। चलिए
अगला सवाल आपके सामने है। देखो दो त्रिभुज आपके समरूप है, फिर से आपके सामने दे रखा है सर BC ये है, EF ये है, तो BC ये है और EF ये है। देखो संगत भुजा दिख रही है ना। तो आपसे पूछा गया कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, मैं बताता हूं। तो अगर मैं ये कह दूं कि 12.5 और 10 का जो रेशो आ रहा है, पॉइंट हटाओगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। तो अगर एक रेशो आ रहा है तो आप ये जानते हैं कि ये संगत भुजाओं का अनुपात है, इन दोनों त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है। और अगर एरिया का रेशो निकालोगे तो स्क्वायर करना पड़ता है। तो जवाब आ गया 25/16। तो जवाब आ गया 25/16। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने। त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांग सम है, तो EF कितना होगा। तो मैंने कहा ना कि ये सर्वांग सम है, और सर्वांग समता क्या बोलता है, कॉपी। तो आप ये देखिए 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो जो बचा हुआ 6 है वो ये 6 होगा। तो 6 आंसर आ चुका है आपका। अगला सवाल देखिए, आपका कोण एंगल साइड एंगल के अनुसार PQR STU के सर्वांग त्रिभुज है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। ये भी बढ़िया सवाल है। देखो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये 60 है, ये 30 है, तो ये अपने आप में आपका 90 हो जाएगा। तो अब यहां पर ये नोटिस करना है कि अगर ये 4 है और ये 4 है, ये 60 है, तो ये 30 है और ये 90 है। तो आपका जो x होगा ये 30 होगा, y होगा 90 होगा। x आपका 30 होगा, y आपका 90 होगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है मेरे भाई, ये सवाल आपके सामने दिया है कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। मैंने सर्वांग समता को एक ही भाषा में बोला, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, यही बोला ना मैंने। तो मैंने एक त्रिभुज बनाया PQR, आप भी साथ में से देखते चलिए। इतना आसान है, ज्योमेट्री आप रोया ना करिए, सब आसान है। आपको कोण बोला गया है 82 डिग्री, आपको QRP बोला गया है 47 डिग्री, आपको बोला गया सर RPQ 51 डिग्री। तो सारे एंगल तो पता लग ही गए। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा है MON, उसमें आपसे कुछ कहा गया है क्या। मेरे से तो कुछ नहीं कहा, बस मेरे से इतना बोला है कि भाई MON मैंने लिख दिया, MON जैसे PQR था ऐसी MON है, तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट होना चाहिए, नियम तो यही कहता है। तो यहां पर ये वाला जो कोण है 5y-8 और QR है, QR यहां 24 है, और ON यहां पर देखो 3x + y है। तो बस क्वेश्चन हो गया ना सॉल्व। सर कैसे करेंगे भाई, इस भुजा को इसके बराबर कर दो। पहला तो नियम यही है कि भुजा को 3x + y को 24 के बराबर कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। और इसको इसके बराबर कर दो, ये कौन इसके बराबर हो जाएगा जो नियम है। तो 5y-8 बराबर आपका 82 है, 5y बराबर आपका कितना हो गया 90 हो गया, और y बराबर आपका हो गया 18। ठीक है मेरे भाई, y बराबर 18। तो अब देखो y बराबर अगर आपका 18 आ चुका है तो ये हो जाएगा 6x बराबर 2। तो x बराबर 2 डिग्री और y बराबर 18 डिग्री, जोड़ेंगे तो 20 डिग्री आंसर, 20 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कर पा रहे हैं दोस्तों। ये सेशन तो हमारे ट्रेंडिंग क्वेश्चंस का है कि भाई ज्योमेट्री के ट्रेंडिंग सवाल ये चल रहे हैं 2024 में। देखिए देखो 2024 आपको नोटिस भी कर रहे हैं कि मैंने सब कुछ ले लिया है। अब ये देखिए क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में देखा गया है, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, थोड़ा कम दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं। डायग्राम कुछ यूं है, ठीक है। मैं डायग्राम दोबारा से बना दिया आपके लिए ना। ये ए है, ये बी है, ये आपके सामने सी बोल दिया, ये डी बोल दिया, ये ई बोल दिया, और ये एफ बोल दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन देखो जरा। ये दो त्रिभुज दे दिए, बी ए डी दे दिया, बी ए डी यानी कि ये 60 डिग्री है। ठीक है, और बी डी जो है वो ई सी के बराबर है, बी डी जो है वो ई सी के बराबर है लंबाई में। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी डी ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, चलो बढ़िया है। तो ये वाला कौन 30-30 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हो ही जाएगा ना, क्योंकि ये त्रिभुज में 60 हो गया। अब क्वेश्चन कहा गया है कि बी ए डी
और एफ सी ई का अनुपात, एफ सी ई का अनुपात है। तो ये गड़बड़ हमने कर दी यहाँ पर कि इसको खामोगा 30 क्यों ले लिया। हाँ ठीक है, वैसे तो एफ सी अगर सिमिलर है तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, क्योंकि ये हाँ ठीक है, तो फिर ये 30 हो जाएगा, तो 2:1 आंसर आ जाएगा। ये वाला एफ सी ये 30 है और ये 60 है, तो 2:1 आंसर आ गया, 2:1। आप लोगों का ठीक है। अब अगली थ्योरम आ गई है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बहुत काम की थ्योरम है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ट्राइंगल क्यूपीआर में के क्यूपीआर का समद्विभाजक, ये एंगल आएगा यहाँ, हिंदी में ठीक कर लेना, एंगल क्यूपीआर है ना। एक ट्राइंगल बनाया मैंने पी क्यू आर। अब इसमें एक चीज हमेशा बोलेगा, पहचान क्या है कि कोण का समद्विभाजक, लिख दिया ना समद्विभाजक, तो क्यू पी आर का समद्विभाजक क्यू आर को एस पर मिलता है। अब समद्विभाजक है तो ये समद्विभाजक हो गया। अब क्वेश्चन में जरा देखो कि पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, पी आर की वैल्यू कितनी है 15, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 18। तो आप कैसे करोगे इसको सॉल्व? आपके पास तरीके हैं, मैं आपको एक बहुत गोल्डन मेथड बताता हूं। आपकी जो ये वाली भुजाएं हैं इनका अनुपात निकाल लो। यानी कि अगर मैं कहूंगा कि पी क्यू का पी आर से अनुपात, ये आ रहा है 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, तो पी क्यू का पी आर से अनुपात बराबर होता है, समानुपात होता है क्यू एस का एस आर के अनुपात के। बताओ कोई दिक्कत थोड़ी है आपको? तो आप ऐसे याद रख सकते हो ना कि इसका इससे बराबर होगा। तो आप ये भी कह सकते हो पी क्यू बटे पी आर बराबर क्यू एस अपॉन एस आर। आप ये भी कह सकते हो कि पी क्यू इसको नीचे ले आता हूं क्यू एस को, और पी आर को ऊपर ले जाता हूं। तो यही तो करते हैं लोग, पी क्यू और क्यू एस, पी आर और एस आर। तो ये ऐसे याद रख लो ना, और ऐसे अपने आप निकल जाता है। तो सर ये जुगाड़ आपने बहुत तगड़ा बता दिया है। यानी कि अगर ये 4:5 है तो ये अगर टोटल 18 है, तो ऐसी तो करूंगा कि 9 अनुपात बराबर 18, 1 अनुपात बराबर 2, तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 4/5, ये भी 4/5, लेकिन बटेगा 18 सेंटीमीटर में। इतना ध्यान आप रख सकते हैं, तो 10 आंसर आ गया आपका। तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि दो त्रिभुज का देखो भाई कौन समद्विभाजक, यहां पर भी ऐसे ही बना दो, इसको भी कौन लिख लो, ट्राइंगल पी क्यू क्यू एंगल क्यू पी आर। अगर मैं ये क्यू पी आर लिख रहा हूं, पी क्यू आर लिख रहा हूं, और उसमें बोल रहा हूं कि यार ये समद्विभाजक एस पर मिलता है, आप इसका आंसर आप भी निकालें, है ना। मैंने यहाँ पी क्यू दे दिया 20, यहां पर मैंने पी आर दे दिया 18, और यहां पर मैंने क्यू आर दे दिया 28.5। तो जवाब देना जरा, आपसे फिर से एस आर पूछा है, जवाब निकालो। जैसे मैंने सिखाया वैसे ट्राई करो। तो देखो दोस्तों, आपको मैंने बताया ना कि इसका अनुपात निकाल लो, तो आपने निकाला सर 10:9, तो 19 रेशो को मैं 28.5 के बराबर कर दूं, करो, कौन मना कर रहा है। 19 से कम 19, 19 पाड़े 95, तो देखो 1.5 आ गया, तो 9 को गुणा करना है, तो यहां 13.5 हो जाएगा, 13.5 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर। अगला सवाल, एक त्रिभुज एबीसी में बीसी पर डी एक बिंदु है। अब कोई त्रिभुज होगा, अब यहां इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब ये क्वेश्चन मैंने उठाया यूपीएससी सीडीएस से, क्योंकि आ सकता है ना भाई, मेरी रीच तो हर एग्जाम तक है। आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं एक एग्जाम का वो नहीं हूं, हाँ, हर चीज को मैं देखता हूं कि भाई क्या क्या आ रहा है, और अच्छा जो होगा वो आपके सामने रख दिया जाएगा, और हो सकता है यही सिमिलर क्वेश्चन आपके पेपर में टपक जाए। टपकना समझते हो, हाँ, आ जाए, तुरंत आ जाए, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लेना। लेकिन आप ये क्वेश्चन को देख के कैसे करोगे, क्योंकि मैंने जो चीज आपको बताई है वैसे ही कर पाओगे आप, कि आपने एक त्रिभुज बनाया, मैंने बना दिया। देखना भाई, जिस बच्चों को नहीं आता वो कैसे सीखेगा, बना दिया भाई। अब आपने बोला सर बीसी को डी पर एक बिंदु है, बीसी पे डी एक बिंदु है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का डीसी से गुणा करवा रहे हो, तो बराबर आ रहा है एसी का बीडी। तो मैंने दिमाग चलाया क्या चक्कर है, तो मैंने ये चक्कर को देखा कि यार ए बी का एसी से अनुपात, बीडी का डीसी से अनुपात बराबर है।
तो ऐसी ही चीज मैंने अभी यहां पर आपको बताई थी ना, यहां पर। तो उसका मतलब ये क्वेश्चन भी एंगल बाइसेक्टर का है कि भाई ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब तभी तो ए बी का एसी से, बीडी का डीसी से बराबर है। बोले यार गुरुजी गजब चीज है ये तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन बताया नहीं, हमें पहचानना पड़ा। तो बी ए डी, ये बी ए डी अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये आप जान गए। अब वो अल्फा दे रखा है, ये भी अल्फा होगा। सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी, सी ए डी ये बीटा है, ऐसा बोल रखा है। तो इनका रिलेशन क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा। कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ये खेल दिमाग का ही है। आप चाहे सीडीएस दे लें, चाहे आप ग्रुप डी दे लें, चाहे आप लंदन का कोई एग्जाम दे लें, यही चीज आएंगी जो पढ़ा रहा हूं। ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है। अब फेल्स पे आ जाओ। मैंने एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, आपने बना लिया होगा। आपसे बोला जा रहा है सर डी और ई ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि ये इसके पैरेलल है। अब पैरेलल है तो आप समझ गए थेल्स थ्योरम लगती है, जब भी बेस के पैरेलल हो जाए तो थेल्स लगेगी। तो एडी का डीबी से रेशो दे रखा है 3:1। अगर ये 3.3 है, सुनिएगा, तो ये पूरा कितना होगा, देखो ये 3 अनुपात बराबर 3.3 है, तो 1 अनुपात बराबर 1.1 होगा, तो पूरा हो जाएगा 4.4, पूरा 4.4। एबीसी में फिर से देखो, क्वेश्चन को पढ़कर देखो, समांतर आ गई बात, तो कुल मिलाकर कुछ नहीं करना, साथ में बनाओ चलो कि एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, डी और ई ए बी और ए सी पर बिंदु है, डी और ई ए बी और ए सी पर बिंदु है, और ये इसके समांतर है। बोले ठीक है। अब एडी आपको देखो 3 दे दिया, बीडी 6 दे दिया, यानी कि ये दुगना है इसका। तो ए अगर 2 है तो सी कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि ये अगर इसका दुगना है तो ये भी इसका दुगना होगा, अनुपात ही होता है ना बराबर। लो, ज्योमेट्री इतनी आसानी से कर रहे हो आप। अगर कोई भी अर्थमेटिक का चैप्टर भी करोगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन में भी 10 से 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लग रहे। आपने नोटिस नहीं किया होगा ये चीज, मैं नोटिस करवा रहा हूं आपको कि बस अच्छे से पढ़ लो, एक बार पढ़ने की देरी है। देखो, दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर हैं एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनके प्रत्येक एक दूसरे से, बहुत अच्छा सवाल है और डायरेक्ट आएगा। अगर ये थ्योरम्स पता है तो बस, इसलिए मैं थ्योरम रिवाइज करवा रहा हूं सारी, कि भाई अगर ये एक दूसरे के केंद्र से गुजर रहे हैं और रेडियस आपकी कॉमन है, तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो ये कॉमन कॉर्ड है इसकी वैल्यू क्या होगी, उभयनिष्ठ जीवा की वैल्यू होती है √3r, और r की वैल्यू है 24। तो 24√3 आपका जवाब हो जाएगा, 5 सेकंड का जवाब है। कॉमन कॉर्ड उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होती है भैया, क्या होती है, लिख लो, √3r होती है। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत, याद रखोगे। इस तरह का आया हुआ सवाल है आपके रेलवे में ही। अगला देखिए, आप खुद बताइए, जल्दी बताओ यार आप, कि अगर आपको दो समान वृत्त में प्रत्येक की त्रिज्या दे दी और दोनों वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको पता है कि √3r है और r की वैल्यू झट से पुट कर दो, तो 10√3 आपने पुट कर दिया, तो कितना हो गया भैया, 30। कोई दिक्कत, तो कभी भी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछेगा, जो कि डायरेक्टली पूछ सकता है, तो आप ऐसे बता दीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी सी डी से होकर गुजरने वाले वृत्त का व्यास है। तो यहां पर वही वाली बात है, अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसमें एक तो जो चतुर्भुज होगा उसका एक तो व्यास होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे बनता है, और इसने बोला है कि यार ए बी आपका एक व्यास है और सी डी बना दो, ए बी सी डी। ए डी सी 129 है। आप ये जानते हैं कि बी ए सी आपसे पूछा गया, तो बी ए सी बताओ। और चक्रीय चतुर्भुज की बात आप जानते ही हैं कि भाई व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर ये 129 है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 51। क्यों, क्योंकि आमने सामने वाले कोण 180 डिग्री होते हैं। ये हो गया आपका 141, तो ये कितना हो जाएगा, आपसे पूछा ही है ये 39। मजा आया, बस यही मजा आप सारी दुनिया में फैला दीजिए, सीखने वाला।
कोई दिक्कत भाई? अगर बी ए सी आपसे पूछा है तो बी ए सी आपको बताना है। तो ये 51 हो गया, क्योंकि आमने सामने वाले कोण 180 होते हैं। ये 90 डिग्री क्यों हो गया? क्योंकि व्यास द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, ये पता होना चाहिए आपको। तो आंसर 39 आ जाएगा। अगला सवाल, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी व्यास है। मैंने बोला ना कि व्यास तो जरूर देता ही देता है, जरूर देता है। ए बी सी डी आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी आपका एक व्यास है, ए बी आपका एक व्यास है। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है? चक्रीय चतुर्भुज बना दिया मैंने, सी डी, ए बी, डी, ए सी डी, ए सी डी दिया हुआ है। ये आपका व्यास है, ए सी डी, ये वाला कोण आपका 35 है और ये 90 है। 90 क्यों है पता है ना? हाँ पता है। बी ए डी बताओ, बी ए डी, ये वाला कोण भाई देखो, अगर ये पूरा 125 आ चुका है तो ये ऑटोमेटिकली 55 आ जाएगा, क्योंकि 180 होता है ना आमने सामने वाले। तो प्रॉपर्टी इस तरह से चलती है। सर मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ, फाउंडेशन क्लास लेनी है, कैसे लूँ? वीपीएन लगा कर ले लो, वीपीएन लगा कर ले लो, या वेबसाइट पे चला लिया करो, वहाँ तो चल जाता होगा, और फिर लेके पढ़ाई कर सकते हो आप। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं वहाँ के, तो आप कर सकते हो, इतना मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, कई कई आबू धाबू से भी कर रहे हैं, है ना। ये देखिए अगला सवाल देखिएगा, दो जीवाएं हैं जो व्रत के अंदर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्रत के अंदर काट रही हैं, तो क्या होगा? अच्छा सवाल है, ट्राई करिए। तो देखिए, अगर एक आपका ये व्रत है और उसकी दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, और एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो कहानी बिल्कुल क्लियर होती है। इसी लाइन में देखो, ए एफ का बी एफ से गुणा, फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, ए एफ का बी एफ से गुणा, सी एफ का एफ डी से गुणा। आप है ना, क्वेश्चन की आसान को मत देखो, आपको याद करने के हमेशा तरीके ढूंढने हैं। एक लाइन में गुणा होता है, एक लाइन में हमेशा गुणा होता है, तो कभी फॉर्मूला नहीं भूलोगे, पहली बात। अब ए एफ को 4 रख दो, बी एफ को 6 रख दो, सी एफ आपका 3 है, तो आपको एफ डी निकाल दिया मैंने। तो एफ डी जो निकल कर आया वो निकल कर आया 8। अब एफ डी आपका 8 निकल कर आया, आपको पूरा सी डी निकालना है, सी एफ आपका 3 है, तो सी डी हो जाएगा 11। तो 11 हो जाएगा, 11, 11। अगला देखिए, अंदर काट रही है, तुरंत मैं तो कह रहा हूं अटैक होता है भाई ऐसे सवालों पे। ये लो, अब फॉर्मूला खुद लिखना हाथ से, एक बार आप खुद ट्राई करो ना तो आपको अच्छा लगे कि भाई ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, और वह किस पर काट रही हैं? एफ पर काट रही हैं। तो ए एफ आपका 2.4 है, बी एफ आपका 3.2 है, सी एफ आपका कितना है? 1.6 है। तो ये निकालो, देखो मैं कैसे निकालूंगा, इसका इससे गुणा करूंगा, 2.4 का 3.2 बराबर 1.6 का सी एफ यानी कि एक्स, तो ये आ गया 4.8। ये 4.8 आ चुका है। अगर ये 4.8 आ गया तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64, 6.4। 6.4 आपका राइट आंसर आ रहा है। अगर आपका भी सही आ रहा है, और भाई लाइक शेयर में और मेहनत में कोई कसर नहीं लग रही है, तो बिल्कुल आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ होने वाला है जो आपके पेपर में बहुत काम आने वाला है। अगला सवाल देखिए, अब क्वेश्चन में देखो कि लिखा हुआ है बाहर स्थित काटता है। क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? वही जीवा वाला सवाल है, लेकिन अभी वो जीवाएं कहां काट रही हैं? अभी वो जीवाएं बाहर काट रही हैं, बाहर, ऐसे बाहर काट रही हैं। ठीक है, जैसे कि ये ए बी है, जैसे कि ये सी डी है, और ये बाहर काट रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बनता है इसका, देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका, इस वाले बिंदु से पहले इधर आओ, यहां पर इलाज नहीं मिलेगा तो दोबारा घर से सामान भरोगे फिर दोबारा आओगे। तरीका याद करने का बता रहा हूं कि आप पहले यहां पर थे, आपको बीमारी हो गई तो आप नजदीकी अस्पताल में गए, अस्पताल से इलाज नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें ए शहर जाना पड़ेगा, तो डायरेक्टली नहीं निकले आप घर पे दोबारा आए और फिर सामान लेकर निकले। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? बी एफ इंटू ए एफ बराबर, इसी प्रकार एफ डी इंटू एफ सी। याद करने का तरीका है, ए एफ कितना है? 12 है, बी एफ कितना है? 4 है, सी एफ कितना है? 16 है, और एफ डी निकालता हूं पहले। तो
48 16 एफ डी बराबर 3 आ गया, एफ डी 3 आ गया, तो सी डी कितना होगा? तो एफ सी अगर आपका 16 है तो सी डी होगा 13, सी डी हो जाएगा 13। अगला सवाल देखिए, बाहर काटती हैं सर, कहां पर? बाहर, बाहर अगर काटेंगे तो क्या होगा भाई? वही कहानी, अंदर भी कटवा दिया, बाहर फटाफट से मेरे साथ में ही फॉर्मूला खुद लिखना कि यार ए बी और सी डी को बाहर कटवा रहे हैं इस बार, और वो ई बिंदु है, तो जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो सर, ई से पहले बी हॉस्पिटल गए, फिर वापस घर पे आए, फिर ई से ए पर गए, फिर इसी तरह से ई से डी पर गए, फिर वापस घर पे आए, ई से सी पर गए, तो वापस आना पड़ता है। तो अब इस तरह से याद हो जाता है। तो अब ये देखो, ये अगर 9 है, ये अगर आपका ए ई पूरा 12 है, तो ये 3 हो गया। तो ये देखो 3 और 12 बराबर ईडी, ईडी कितना है? 4 है, तो मैं पहले ईसी निकालूंगा, ईसी आ गया 9। अगर ये ईडी 4 है और ईसी 9 है, तो आपको सीडी निकालना है, तो 5 हो जाएगा, 5 आंसर आ गया, तो 5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगला, बिंदु Q से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, तो यहां पर देखो हमेशा ट्रिपलेट लगेगा, जैसे कि 21 है, ये 29 है, तो आपकी त्रिज्या होगी 20। तो कभी भी स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी हो केंद्र से, तो हमेशा हमेशा ट्रिपलेट लगता है। जैसे कि इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ऐसे बनेगा डायग्राम, स्पर्श रेखा से लंबाई, ये रेडियस निकालनी है, और आप जानते हो कि ये जो रेडियस है यहाँ 90 डिग्री बनाती है, तो ये सबसे बड़ी भुजा होती है 29, और ये दे रखी है स्पर्श रेखा 21, तो आप जानते हो ट्रिपलेट बनता है 20 21 29, तो ये रेडियस आ जाता है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए, तुरंत तोड़ देना, 5 सेकंड के अंदर अंदर ट्रिपलेट बनेगा। अगला सवाल इसी प्रकार से देखिएगा कि वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से A पर स्पर्श करती है, और AP 15 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो वो 17 हो जाएगा, 8 15 17, क्योंकि यहां केंद्र से उस बिंदु तक की दूरी पूछी है, तो यहां पर ये वाला हिस्सा पूछा है, तो सबसे बड़ा होगा, और ट्रिपलेट भी पता लग रहा है, 8 15 17। ट्रिपलेट मैंने आपको पूरे लिखा ही रखे हैं, आपको मैंने पेपर हैक में भी लिखाए थे, हर जगह लिखा रखे हैं, तो आप वहां से कवर अप कर सकते हैं चीजों को। अगला सवाल देखिएगा, ये अब देखो 16 है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर पी बिंदु स्थित है, पीटी आपकी स्पर्श रेखा है, ये ओ केंद्र है, पी क्यू, पी क्यू कहां से आ गया? पी ओ होगा है ना, पी क्यू कहां से आ गया? ओ क्यू होगा, ये गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, तो पीटी आपकी स्पर्श रेखा, टी और टी पीटी स्पर्श रेखा है, और क्यू पर स्पर्श करती है, तो पी क्यू 30 दे दिया, ये 90 डिग्री हो गया, व्यास आपका 16 हो गया, तो ओपी निकालना है, ओपी, तो 8 15 17 दूनी 34, 7 हो गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट लग गया। हम्म, चलिए। एक वृत्त की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, एक्स वाई और पी क्यू दो समांतर जीवाएं हैं, जिनकी लंबाई आपको सामने है, ये रही 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं, जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? एक्स वाई और पी क्यू दो समांतर जीवाएं हैं, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में है केंद्र के, ये आपका एक्स वाई मैंने मान लिया, ये वाला मैंने पी क्यू मान लिया, ठीक है। मैंने इस केंद्र से लंब डाला ना, तो जो जीवाओं को दो बराबर भागों में बांट देता है, जैसे कि अगर मान लो ये अपना केंद्र है, ये केंद्र है, आपने लंब डाला तो इसको 8 में तोड़ देगा, 8 8 में 16 को, और 12 है ना, इसको 6 6 में तोड़ देगा ऐसे। तो क्वेश्चन देखो कि भाई रेडियस आपकी 10 है, तो यहां देखो ट्रिपलेट का कितना बड़ा रोल है, तो आप जानते हैं 8 10, तो 6 8 10, ये 10 है, तो 6 10 8, तो दूरी हो जाएगी 14। तो सारा खेल ट्रिपलेट का है, सारा खेल ट्रिपलेट का है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दे रखी है, एक वृत्त मैंने बनाया, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है अपन को, दो समांतर जीवाएं हैं एक्स वाई और पी क्यू,
ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया, आपने ये लंब डाल दिया, तो ये पी क्यू को दो बराबर भागों में बांट देता है, 24 को 12 12 में, और ये 5 5 में। तो अब देखो, देखते ही आप समझ जाते हैं, देखो समझदार व्यक्ति विशेष, 5 12 13, 5 12 13, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? 17। तो अब पेपर में ये आसानी से हो जाएंगे ना? डर लग रहा है आप लोगों को? एक भी बच्चे को लग रहा है डर? जल्दी बताओ। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए कि ये ओ केंद्र है, समान भुजा पर दो समांतर जीवाएं हैं, ठीक है, ए बी और सी डी त्रिज्या की समान भुजा पर दो जीवाएं हैं, ओपी ए बी के लंबवत है। अभी तक तो दोनों क्या थी? अभी तक दोनों एक दूसरे के विपरीत तरफ थी, देखो विपरीत, समानांतर, ठीक है, विपरीत दिशा में थी, विपरीत दिशा में थी। लेकिन अभी जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है, ये बोला है समान दिशा में है। तो इस क्वेश्चन को ढंग से करना बस, और क्वेश्चन को पढ़ लेना अच्छे से, है ना? अगर आपका ये सर्किल है और ओ आपका एक केंद्र है जहां पर आपकी ए बी है और सी डी है, ए बी सी डी बड़ी है, ए बी छोटी है। अगर आप लंब डाल रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर आपका ये सी डी है तो ये 12 हो जाएगा, और अगर आपका ए बी है तो ये 5 हो जाएगा, है ना? आपसे क्या बोला जा रहा है, किस पर काटते हैं? ओपी ए बी के लंबवत है, ओपी ए बी के लंबवत है, और ओ क्यू सी डी के लंबवत है, तो ये क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन मेंशन करता है हर चीज। अब आप नोटिस करो, कर रहे हैं कि वृत्त की व्यास क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी? देखिए, सारा चीज सेट है। पी क्यू की लेंथ दे रखी है आपको 7, यहाँ 7 दे रखा है, तो मेरे दिमाग में आ रहा है 5 12 13। मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 12 13 क्या ये ट्रिपलेट सेट हो रहा है इसमें? मैं चेक करके देखता हूँ। अगर ये 13 मैं मान ले रहा हूँ, तो ये 5 हो गया, ये पूरा 12 हो जाएगा, ये सही लग रहा है सर। और अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये 5 हो जाएगा, तो इनका गैप 7 आ गया, यानी कि हैंस प्रूफ। तो रेडियस जो होगी वो आपकी 26 हो जाएगी, सॉरी रेडियस तो 13 हो जाएगी, व्यास 26 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB केंद्र O वाले एक वृत्त पर खींची जाती है। यदि PAB 55 है तो AOB क्या है? देखिए, ये O आपका केंद्र है और आपकी कोई P आपका एक बिंदु है। क्वेश्चन ने आपसे कहा कि PA और PB PAB स्पर्श रेखाएं हैं। PAB PAB दे रखा है, ये अच्छा सवाल है, ये ध्यान से देख लेना ऐसे सवालों को। PAB आपको 55 दे रखा है। AOB, AOB क्या होगा? आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए आप में से किसी भी बच्चे को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, पढ़ने वाले हो। आप ये मुझे बता दो पल पहले तो कि अगर ये 55 है और ये त्रिज्या है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? बस 25, नहीं नहीं नहीं, 5 रखेंगे तो 60 30 35। अगर ये 35 होगा तो ये वाला भी 35 नहीं होगा क्या? बोले सर आपको कैसे पता? भाई मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ये केंद्र है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या के सामने वाला कोण और इस त्रिज्या के सामने वाला कोण बराबर होगा। अगर ये 35 और 35 70 हो गया, तो ये वाला कोण 110 नहीं होगा क्या? बोले यार ये गुरुजी बढ़िया चीज है, ऐसी बढ़िया चीज आपको देखने को मिलती रहेंगी, पढ़ते रहो बस। अगला करिए ट्राई।
सर एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB O केंद्र पर खींची जाती हैं। तो आपको यहां देखो, यहां बोला गया PAB, फिर से दे दिया। ये PAB आपका 50 है। AO भी बताओ। अब और जल्दी कर पाओगे आप, और जल्दी सोच सकते हो तो। अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल 100 हो जाएगा। अरे यार इतनी जल्दी कैसे कर दिया भाई, यही तो जादू है कि अगर आपको ये वाला कोण दिया हुआ होता है तो सेंटर पर बना हुआ कोण आपका तुरंत डबल हो जाता है, तुरंत, सेकंड्स में। बोले गुरुजी ये तो जादू है, जादू ही सिखाते हैं। इससे पहले तो इसी बात पर आ जाते हैं कि अगर ये आपका बाहर की तरफ एक बिंदु है तो आपकी जो दोनों स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं नहीं होती हैं, ये बताओ पहले। तो बोले सर ये बात तो आपकी ठीक समझ में आती है हमें, होती हैं बराबर। तो अगर बराबर होती हैं और ये आपके सेंटर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ये आपका लंब है, तो आप मुझे बताओ अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। पहले तो ये क्लियर कर लो कि आमने सामने वाले जो कोण है उनका योग 180 हो जाता है इस तरह के केस में। अब आगे चलते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि भाई ये आपकी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, ये दो आपकी स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, जिनका आपका जो सेंटर है वो ये रहा। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, ठीक है, ये लंब यहाँ है, ये लंब यहाँ है, और ये आपका एक सेंटर हो गया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, ये ए है, ये बी है, तो आपसे ये वाला कोण पूछा जाए तो ये क्या होगा? अगर वो थीटा है तो सोच समझ के जवाब देना। ये भी बढ़िया पॉइंट है। ये वाला एंगल होता है तो ये वाले एंगल का दुगना तो ये वाला एंगल होता है, वो चीज छोड़ दी मैंने। मैंने पूछा कि अगर वो थीटा दे रखा है मुझे तो ये वाला एंगल क्या होगा? ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ओ ए बी इस वाले एंगल का आधा हो जाएगा। अब आप कहोगे सर प्रूफ ही बता दो, अगर इतना ही बोल रहे हो तो। हाँ, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या मेरे दोस्तों कि भाई साहब अगर मैंने ये मान लिया 60 डिग्री है, सुनना, तो मैंने ये प्रॉपर्टी बताई थी तो ये वाला एंगल कितना हो जाता आपका? सर ये 120 हो जाता। अगर ये 120 हो जाता तो हम जानते हैं कि ये वाले दोनों कोण बराबर होते हैं, तो ये 60 का आधा आधा, 30 30। बोले अरे यार सही है सर, ये तो प्रूफ हो गया। और अब आप चुटकियों में ये भी बता सकते हो कि ये वाला एंगल क्या होगा। अगर ये वाला एंगल 120 है तो ये 60 होगा, क्योंकि इसका दुगना होता है ये। हो गया पोस्टमार्टम। चलो अब अगला कंसेप्ट दिखाता हूं आपको कि अगर मान लीजिए कि कोई दो वृत्त हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बस आंसर देते जाना आप तो बस। हाँ, और ये उनकी एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है ए और बी, और ये पी बिंदु पर मिलते हैं। तो आप बस मुझे ये बता दो कि ये वाला जो कोण होता है ये कितना बनता है? ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो अगर मान लो ये आपको थीटा दे देगा तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, हमेशा याद रखना, ठीक है। दूसरा कंसेप्ट लिखिए कि अगर आपके सामने दो वृत्त हैं और वह एक दूसरे को टच कर रहे हैं और उनकी रेडियस अलग अलग भी है और बाहर से वो टच करते हैं, ये एक व्रत है, ये एक व्रत है, और ये बाहर इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। टच करना जरूरी है दोस्तों, टच कर रहे हैं तो ये जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी ए बी, मान लीजिए इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ होती है 2, बाहर आएगा अंडर रूट आर इंटू आर, नोट कर लीजिएगा। इसको कहते हैं डीसीटी ऑफ द जो सर्किल होते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करना चाहूं कि भाई ये आपका दो वृत्त हैं और वह एक दूसरे से बाहर स्थित हैं, तो कितनी टेंजेंट बनती हैं? तो कितनी कॉमन टेंजेंट बनती है? कॉमन टेंजेंट बनती है 4। एक तो ये रही, कितनी बनती है? 4 बनती है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ये, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एक ये, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक ये, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक ये।
ठीक है, तो 4 कॉमन टेंजेंट बनती हैं आपकी। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो इनकी लेंथ क्या क्या होगी बस। तो अगर आपकी ये रेडियस मैंने मान ली भाई, ये रेडियस आपकी आर है और ये रेडियस आपकी छोटी आर है मैंने मान ली। तो अगर आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना चाहते हो तो सबसे पहली चीज, इन दोनों केंद्रों के बीच की दूरी को C1 C2 बोल देते हैं अपन। तो हम यहाँ कहेंगे कि अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर, बीच में माइनस आएगा ही आएगा। अगर डायरेक्ट है तो रेडियस घटकर चलेगी, मैं क्या बोलता हूं, डायरेक्ट है तो छोटी आएगी, है ना। और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है तो केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, यहां रेडियस जुड़कर आती है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। कमेंट करके लाइक शेयर, और कई बच्चे बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए और फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो तो बड़ा अफसोस की बात है ये। तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे एप्लीकेशन से कनेक्ट होकर अपने बैच की तैयारी करें पूरी। आप अपना पूरा बैच पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ईमानदारी से हम पूरा पढ़ाते हैं, आपको बार बार भटकने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ऑफर अभी चल रहा है, प्राइम बैच आप ले सकते हैं मैथ की पूरी तैयारी के लिए, मैथ का पूरा फाउंडेशन। और अगर रेलवे की पूरी तैयारी करनी है तो रेलवे का पूरा प्राइम बैच आप ले सकते हैं, जिसमें सारी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैथ प्लस रीजनिंग कॉम्बो भी आप ले सकते हो। तो आप एप्लीकेशन पर जाओ, पेड कोर्स में क्लिक करो और अपने बैच को परचेस कर लो, प्राइम बैच को। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।